अस्सलामुअलैकुम क्लास, दिस इज मोहम्मद हाशिम जिया एंड आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। वो तमाम स्टूडेंट जो आईबी के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं, आईबी 2026 की तैयारी करना चाहते हैं, तो आपको लाजमी तौर के ऊपर चंद बुनियादी बातें आईबी के बारे में मालूम होनी चाहिए। आईबी का टेस्ट पैटर्न क्या होता है, आईबी का स्ट्रक्चर ऑफ स्कूल्स क्या आ रहे हैं, आईबी के टेस्ट का पैटर्न क्या होता है, आईबी के टेस्ट किस कैटेगरीज के अंदर डिफाइंड किए जाते हैं, आईबी के टेस्टों की डेट्स क्या होती हैं। इसके अलावा आईबी के टेस्ट में कैलकुलेटर अलाउ होता है, नेगेटिव मार्किंग होती है नहीं होती है। इसके अलावा आईबी का मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप आईबी में अप्लाई कर रहे हैं तो भाई आईबी के अंदर सेट की रिक्वायरमेंट अब क्या है, क्योंकि 2025 के अंदर आईबी ने मेजर पॉलिसी चेंजेस लेकर आया। इसके अलावा अक्सर लोगों को एक बात नहीं पता होती कि भाई इफ यू आर टारगेटिंग आईबीए तो आईबी का स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है नहीं करता, क्योंकि आईबीए पाकिस्तान की बिलाशुबा सबसे महंगी यूनिवर्सिटीज के अंदर शुमार किया जाता है, जिसकी पर सेमेस्टर फीस तकरीबन 4.5 लाख रुपए है। पूरे साल की फीस तकरीबन 9 लाख रुपए के करीब बनती है। तो आईबीए के अंदर अक्सर लोगों को यह गलत फहमी होती है कि अगर स्कॉलरशिप मिल जाएगी तो वो 100% स्कॉलरशिप क्या वो 4 सालों के लिए कंफर्म होती है, नहीं होती। एनटी एचपी के रूट्स के ऊपर भी लोग रोते हुए आ रहे होते हैं, क्योंकि भैया वो स्कॉलरशिप कंफर्म नहीं होती एनटी एचपी तक की। तो भाई आईबी के स्ट्रक्चर को समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले नंबर के ऊपर इस वीडियो को जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो अगर आपने अपने दोस्तों के साथ इस लेक्चर को शेयर नहीं करा, कोशिश करिएगा उनसे लाजमी तौर पे शेयर करें, अपने तमाम कॉलेज फ्रेंड्स के साथ, तमाम एकेडमी फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको आईबी की खास बातें लाजमी तौर पे मालूम हो। सबसे पहले नंबर के ऊपर इफ वी डिस्कस अबाउट द आईबीए, तो मेरे प्यारे शागिर्दों, आईबी के साल में 2 दफा टेस्ट होते हैं। आपको पहले आईबी का एक बेसिक स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा ताकि आपको बुनियादी बातें समझ में आए। ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, क्राइटेरिया क्या चीज लिखी हुई है, इसको समझने से पहले आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा आईबीए का। कि देखो भाई, आईबीए के साल में 2 दफा टेस्ट होते हैं, सही है ना। आईबीए के साल में क्या होते हैं, 2 दफा टेस्ट कंडक्ट होते हैं। एक टेस्ट कहलाता है आपके पास राउंड नंबर 1, एक टेस्ट कहलाता है हमारे पास राउंड नंबर 2। तो आईबी के पूरे साल में 2 दफा टेस्ट कंडक्ट होते हैं। एक टेस्ट को हम कहते हैं कि भाई हमारे पास राउंड नंबर 1 का टेस्ट है, एक टेस्ट होता है राउंड नंबर 2 का। राउंड नंबर 1 का जो आपके पास आईबीए का टेस्ट होता है, ये यूजुअली हमारे पास जनवरी फरवरी में कंडक्ट किया जाता है, जबकि राउंड नंबर 2 का जो टेस्ट होता है ये जून जुलाई के अंदर कंडक्ट होता है। तो भाई वो तमाम स्टूडेंट जो आईबी में अप्लाई कर रहे हैं, एक चीज जहन में रखिएगा, अभी अगर आप एफएससी पार्ट 2 में हैं, सेकेंड ईयर के अंदर हैं, ए लेवल्स के अंदर हैं, तो रिमेंबर दिस थिंग कि भाई ये जो आपका टाइम पीरियड है, ये आपका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टाइम पीरियड है तैयारी कवर करने का, सबसे बेहतरीन टाइम पीरियड है अपनी राउंड नंबर 1 की तैयारी करने का। आपने दोनों राउंड्स को देना है, क्योंकि अगर आप राउंड नंबर 2 अटेम्प्ट करने के ऊपर जाते हो तो राउंड नंबर 2 आपके इंटर के ए लेवल्स के पेपर्स के जस्ट 4 से 5 दिन के बाद हो रहा होता है। तो उस 4 से 5 दिन के अरसे में आप तैयारी नहीं कर सकते। आईबी को अगर एस करना है तो प्रॉपर तैयारी कवर करना जरूरी है, ये चीज ध्यान में रखो। कहीं से भी तैयारी करो, मगर एक चीज ध्यान में रखो कि आईबी को अगर एस करना है तो तैयारी प्रॉपर करनी है, और तैयारी को अभी से स्टार्ट करना है। तो अगर आप हफ्ते के 5 दिन अपने इंटर को दे रहे हो, ए लेवल्स को दे रहे हो, 2 दिन अगर आप हमें देते हो तो मैं आपको गारंटी देता हूं आप इजीली आईबी की तैयारी एस कर सकते हो, कोई मसले की बात नहीं है। अगर आपको स्ट्रक्चर पूरा समझ में आ गया, आप आईबी को इजीली एस कर सकते हो। आईबी इज वन ऑफ दोज यूनिवर्सिटीज जिसका एलुमनाई नेटवर्क दुनिया भर में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। एलुमनाई नेटवर्क का फायदा क्या होता है, कल को जब आप जॉब साइट पे जाते हो आपको बड़ा हेल्प करता है। आपको आपका जो ग्रेजुएट होता है वो बड़ी हेल्प करता है, जो आपका एक्स ग्रेजुएट होता है, जो आपका आपके डिफरेंट पर्टिकुलर स्ट्रीम्स के अंदर बंदे बैठे हुए होते हैं, डिफरेंट प्रोफेशनली फील्ड्स के अंदर लोग बैठे हुए होते हैं, दे ऑलवेज हेल्प। उनका पास एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है कि भाई ये बंदा मेरी यूनिवर्सिटी से आ रहा है, मेरी पर्टिकुलर स्कूल से आ रहा है, मेरी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से आ रहा है, तो ऑब्वियसली आपको कहीं ना कहीं उसका एज मिलता है। और आईबीए का एलुमनाई दुनिया की हर फील्ड में आपको मिलेगा, दुनिया के हर प्रोफेशन में आपको मिलेगा। ये सबसे खास बात है आईबीए की, क्योंकि पाकिस्तान का सबसे पुराना बिजनेस का इदारा है, सबसे पुराना पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज के अंदर काउंट होता है, तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एलुमनाई नेटवर्क है। तो खैर, बात का आगाज कहां से हमने किया कि आईबी के साल में 2 दफा टेस्ट होते हैं, एक होता है राउंड नंबर 1, एक होता है राउंड नंबर 2। आगे जाने से पहले मैं आपको एक पुरानी बात बताऊंगा ताकि हमें कुछ समझ में आए। 2025 से पहले क्या होता था कि भाई राउंड नंबर 1 के भी 2 टेस्ट होते थे, राउंड नंबर 2 के भी 2 टेस्ट होते थे। यानी कि भाई आईबी ने अपने आप को 2 तरह की स्ट्रीम्स के अंदर ब्रेक किया हुआ था। भाई आईबी के अंदर एक होती है मैनेजमेंट प्रोग्राम्स, एक होते थे कंप्यूटर साइंस के प्रोग्राम्स, सही है। आईबी के अंदर एक है मैनेजमेंट प्रोग्राम्स, एक है कंप्यूटर साइंस के प्रोग्राम्स। तो जो बच्चे बीबीए के अंदर यानी कि अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के अंदर बीबीए के अंदर अप्लाई करते थे, उनका टेस्ट होता था बीबीए वाला, यानी कि बिजनेस मैथमेटिक्स का, इंग्लिश का। जो बच्चे कंप्यूटर साइंस में अप्लाई करते थे उनके टेस्ट अलग होता था। उस टेस्ट के अंदर आपके पास अगेन इंग्लिश होती थी सेम लेवल की, और बिजनेस मैथ्स प्लस एडवांस मैथ्स, इंजीनियरिंग की मैथ्स भी होती थी, उनका टेस्ट अलग होता था। तो अक्सर बच्चे क्या करते थे, दोनों टेस्टों में अप्लाई करते थे, यानी कि राउंड 1 में भी दोनों टेस्टों में अप्लाई करते थे और राउंड 2 के भी दोनों टेस्टों में अप्लाई करते थे।
इससे फायदा क्या होता था, उन्हें इन टोटल 4 टेस्ट देने होते थे, यानी कि 4 टेस्टों को देके अगर वो किसी भी एक टेस्ट के अंदर कट ऑफ क्लियर कर लेते थे तो उस टेस्ट में उस पर्टिकुलर स्ट्रीम में एडमिशन लेते थे। और फिर लेट सपोज अगर उनको सीएस में एडमिशन मिल गया और उनको जाना बीबीए में था, तो एक साल वो सीएस पहले पढ़ते थे, फिर अगले साल दोबारा टेस्ट देके अपने सेकंड ईयर में एडमिशन करवा लेते थे। ये बहुत नॉर्मल तरीके कार है। मैंने क्या बात करी था समझिएगा, कि भाई आईबीए के अंदर साल में 2 दफा टेस्ट होते हैं, सही है। 2025 से पहले क्या होता था कि भाई राउंड नंबर 1 के अंदर भी जो बीबीए वाले स्टूडेंट्स थे उनका टेस्ट अलग होता था, और जो बच्चे कंप्यूटर साइंस में अप्लाई कर रहे होते थे उनका टेस्ट अलग होता था। तो अक्सर बच्चे इन दोनों टेस्टों में जानबूझकर अपेयर होते थे, ताकि अगर अल्लाह ना करे बीबीए का कट ऑफ मीट नहीं होता, सीएस का मीट हो जाता है, इकोनॉमिक्स का मीट हो जाता है, तो आपने वो स्ट्रीम ले ली, उसको बैठ के कवर किया, उसको बैठ के एक साल पढ़ा, अगले साल दोबारा अपेयर होकर टेस्ट दिया, और फिर चूंकि पहले साल यूनिवर्सिटी के अंदर तमाम प्रोग्राम्स के अंदर कोर्सेज सिमिलर होते हैं तकरीबन, तो आपने एक साल सीएस पढ़ने के बाद अगले साल टेस्ट देके दोबारा अपनी स्ट्रीम चेंज करवा ली, प्रोग्राम चेंज करवा लिया, डिपार्टमेंट चेंज करवा लिया एंड सो ऑन। इसी तरीके से राउंड नंबर 2 के अंदर भी 2 टेस्ट होते थे। बीबीए के स्टूडेंट्स का अकाउंटिंग एंड फाइनेंस वालों का टेस्ट अलग होता था, सीएस वालों का टेस्ट अलग होता था। तो इन टोटल आपको साल में 4 टेस्ट मिलते थे 2025 से पहले। अब आईबीए ने 2025 में क्या करा, ये मैंने आपको 2025 से पहले की हिस्ट्री बताई है कि भाई आईबीए के होते नॉर्मली 2 राउंड्स हैं, राउंड 1 राउंड 2, मगर हर राउंड के अंदर जाहिर सी बात है डिफरेंट स्कूल्स हैं आईबीए के अंदर। तो मैनेजमेंट का जो स्कूल है उसका टेस्ट अलग होता था, कंप्यूटर साइंस वालों का अलग होता था, सही है। तो हर राउंड में आपको 2 टेस्ट मिल रहे होते थे। मगर अब क्या हुआ, आईबीए ने 2025 से अपनी पॉलिसी को चेंज कर दिया। आईबीए ने 2025 में क्या फरमाया, आईबीए ने 2025 के अंदर फरमाया कि भैया तुम्हारे पास जो है ना 3 तरह की कैटेगरीज हैं, और ये अच्छी बात है। आईबीए 2025 में सबसे बड़ा शिफ्ट जो आया, सबसे बड़ा चेंज जो आया, वो ये आया कि भाई आईबीए ने अपने आप को 3 तरह के स्कूल्स के अंदर 3 तरह की कैटेगरीज में ब्रेक कर दिया। पहली कैटेगरी है बीबीए की, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की, बिजनेस एनालिटिक्स की। ये एक नई फील्ड आईबीए लेकर आया 2025 में। बिजनेस एनालिटिक्स आज दुनिया की सबसे इमर्जिंग फील्ड है। आप दुनिया की किसी भी वेबसाइट पे जाकर सर्च करिएगा तो बिजनेस एनालिटिक्स एक ऐसी फील्ड है जिसकी दुनिया भर में बड़ी डिमांड है। और आईबीए चूंकि जाहिर सी बात है जितनी डिमांडिंग चीजें होती हैं उनको आईबीए फॉलो करता है और आईबीए उनको लेकर आता है। तो आईबीए अपने करिकुलम के अंदर बीबीए के साथ साथ बीए की फील्ड भी लेकर आ गया, जिसका मतलब है बिजनेस एनालिटिक्स। एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है, एक न्यू प्रोग्राम है। तो भाई कैटेगरी नंबर 1 यानी कि ये आ रही है, इसका मतलब क्या है, इनका टेस्ट अब अलग होगा। इसी तरीके से फिर एक और कैटेगरी आईबीए ने बनाई, इकोनॉमिक्स की, सोशल साइंसेस की, इकोनॉमिक्स एंड मैथ्स की। इनकी है कैटेगरी नंबर 2, सही है। इसी तरीके से फिर है कंप्यूटर साइंस और मैथमेटिक्स, इनकी कैटेगरी है कैटेगरी नंबर 3। अब जरा गौर से बात समझिएगा, दोबारा से लबे-लुबाब, कि भाई आईबीए ने 2025 से अपने आप को 3 तरह के प्रोग्राम्स के अंदर ब्रेक कर दिया। पहले नंबर के ऊपर बीबीए, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, बिजनेस एनालिटिक्स, इनकी कैटेगरी डिफरेंट कर दी, इनकी पर्टिकुलरली आपके पास टेस्ट डिफरेंट कर दिया। फिर इकोनॉमिक्स, सोशल साइंसेस, इकोनॉमिक्स एंड मैथ्स, ये आपके पास इनकी कैटेगरी डिफरेंट कर दी, सही है, इनका टेस्ट अलग दिन पे कर दिया। फिर आपके पास कर दी कंप्यूटर साइंस और मैथमेटिक्स, इनकी कैटेगरी डिफरेंट कर दी, इनका टेस्ट डिफरेंट कर दिया। अब आती है मजे की बात कि भाई आईबीए 2025 का जब राउंड नंबर 1 हुआ, आईबीए 2025 का जब राउंड नंबर 1 हुआ, तो उसके अंदर आपके पास जो पहली कैटेगरी थी बीबीए की, सही है, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की, और आपके पास अल्लाह भला करे बिजनेस एनालिटिक्स की, इनका टेस्ट कंडक्ट हुआ फरवरी के स्टार्ट के अंदर, सही है, इनका टेस्ट था फरवरी के अंदर। फिर आपके पास कंप्यूटर साइंस का और मैथमेटिक्स का, इनका टेस्ट हुआ हमारे पास मार्च के अंदर। और फिर हमारे पास सोशल साइंसेस, इकोनॉमिक्स एंड मैथ्स, इनका टेस्ट हुआ अप्रैल के अंदर। यानी कि भाई वो तमाम बच्चे जिन्होंने 2025 में आईबी में अप्लाई किया, उनके तो बल्ले बल्ले हो गए, उनको राउंड नंबर 1 के अंदर 3 टेस्ट देने का मौका मिला। अब आपको बात समझ में आ रही है, जिन बच्चों ने आईबीए 2025 में अप्लाई किया उनको राउंड नंबर 1 में 3 टेस्ट देने का मौका मिला। भाई 3 टेस्ट देने का मतलब क्या है, देखो जितने ज्यादा टेस्ट होंगे उतने ज्यादा चांसेस होंगे आपके एडमिशन के। ये चीज जहन में रखिएगा, ये बड़े फायदे की चीज है। जितने ज्यादा टेस्ट होंगे उतने ज्यादा चांसेस होंगे आपके एडमिशन के, प्लीज रिमेंबर दिस थिंग। तो आपके पास आईबीए ने 3 टेस्ट लेकर आ गया। जब 3 टेस्ट लेकर आ गया यानी कि भाई जाहिर सी बात है इसका टेस्ट अलग हो रहा है, इसका टेस्ट अलग हो रहा है, इसका टेस्ट अलग हो रहा है। जब मल्टीपल टेस्ट हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि भाई आपके पास सिंपल तरीके से 3 अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं आईबी के अंदर एडमिशन टेस्ट को पास करने की, एडमिशन हासिल करने की। अब मेजॉरिटी बच्चा जो कि अच्छा बच्चा है, लाजमी तौर पे करना भी चाहिए। हर बच्चा क्या करता है, इसमें भी अप्लाई करता है, इसमें भी अप्लाई करता है, इसमें भी अप्लाई करता है।
अल्लाह ना करे बीबीए का कट ऑफ मीट नहीं होता इस प्रोग्राम का, तो भाई सोशल साइंसेस का, इकोनॉमिक्स का कट ऑफ मीट हो गया या सीएस का कट ऑफ मीट हो गया, तो कल को वो सीएस में एडमिशन ले लेगा और सीएस में एडमिशन लेने के बाद एक साल उस फील्ड को पढ़ेगा, अगले साल दोबारा टेस्ट देगा, दोबारा टेस्ट देके फिर अपनी फील्ड को चेंज करवा लेते हैं, क्योंकि पहले साल के तमाम प्रोग्राम्स के अंदर कोर्सेज सिमिलर होते हैं, तकरीबन कैलकुलस बेसिक वगैरह हर चीज सिमिलर होती है। अच्छा, मगर मगर राउंड नंबर 2 के अंदर आईबीए ने सबको सरप्राइज किया हुआ था। राउंड नंबर 2 के अंदर, अच्छा आईबीए ने ये नहीं कि पहले बताया ना हो, आईबीए ने नवंबर के अंदर जब अपना शेड्यूल जारी करा उसमें बता दिया था कि राउंड नंबर 2 के अंदर आईबीए ने क्या करा कि भाई आईबीए ने राउंड नंबर 2 के अंदर तमाम प्रोग्राम्स का टेस्ट एक ही दिन कंडक्ट करा और वो था जून 22। यानी कि भाई काफी सारे बच्चे ऐसे थे जिन्होंने राउंड नंबर 1 नहीं दिया था, वो सुस्त थे, उनको किसी ने गाइड ही नहीं करा था, उनको ना कोई गाइड करने वाला था। बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं कि राउंड नंबर 1 छोड़ देते हैं, वो नहीं देते। तो भाई राउंड नंबर 2 के अंदर आईबीए ने क्या फनकारी करी, आईबीए ने तमाम स्ट्रीम्स का, तमाम कैटेगरीज का टेस्ट एक ही दिन एक ही टाइम के ऊपर कंडक्ट करा। इसका मतलब क्या है कि अगर लेट सपोज कोई बच्चा ऐसा जो बीबी में भी अप्लाई करना चाह रहा है, सोशल साइंस में भी अप्लाई करना चाह रहा है, तो वो नहीं कर सकता, क्योंकि वो किसी एक ही कैटेगरी का टेस्ट दे सकेगा ना। क्योंकि भाई लेट सपोज सुबह 10 से 12 का टेस्ट अगर हो रहा है, उस 10 से 12 के दरमियान तमाम कैटेगरीज का टेस्ट एक ही दिन एक ही टाइम पे कंडक्ट हो रहा है, तो यानी कि अब बच्चे के पास मल्टीपल टेस्टों पे अप्लाई करने का ऑप्शन नहीं था। तो इसीलिए आईबीए ने ये चीज पहले से ऑल्दो डिफाइंड करी भी थी, मगर फिर भी बच्चों ने राउंड नंबर 1 छोड़ा हुआ था, राउंड नंबर 1 नहीं दिया था, उनको किसी ने गाइड नहीं करा था या उन्होंने इस पैटर्न को समझा ही नहीं था। तो राउंड नंबर 1 में आपको 3 ऑप्शन दिया आईबीए ने अप्लाई करने की, मगर राउंड नंबर 2 में सिर्फ एक ही ऑप्शन दिया, तमाम कैटेगरीज का, तमाम प्रोग्राम्स का टेस्ट एक ही दिन एक ही समय के ऊपर एक ही टाइम पे कंडक्ट हुआ, और उसके अंदर तभी आपके पास कट ऑफ भी क्या था, ज्यादा हो गया। मैं ये चीज ध्यान में रखिएगा। अच्छा, कट ऑफ का मतलब क्या होता है, जो बार बार हम कट ऑफ कह रहे होते हैं, कट ऑफ कहते हैं मिनिमम पासिंग नंबर, यानी कि भैया आईबी के टेस्ट के अंदर कोई पासिंग नंबर नहीं होते टेस्ट के। जितने बच्चे आईबी में अप्लाई करते हैं हर साल, टेस्ट मुश्किल आता है, डिफिकल्ट आता है, उसके हिसाब से कट ऑफ डिसाइड किया जाता है। मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूं कि भाई लेट सपोज आपके पास आईबी के टेस्ट के अंदर मैथ्स का टोटल नंबर है 180, तो भाई कट ऑफ अगर टेस्ट बहुत डिफिकल्ट आया तो कट ऑफ होगा 90 का, 92 का। तो भाई आपको इंडिविजुअल सब्जेक्ट का कट ऑफ भी क्लियर करना होता है और फिर टोटल आपको टेस्ट का कट ऑफ भी क्लियर करना होता है। वो अलग डिस्कशन, उसको भी आगे चलकर डिस्कस कर रहे होंगे। अभी के लिए बस इतनी बात ध्यान में रखिए कि भाई 2025 ऑनवर्ड आईबी के अंदर अगर आप अप्लाई कर रहे थे, तो आईबी में अप्लाई करने के लिए आईबी ने अपने आप को 3 कैटेगरीज के अंदर ब्रेक किया हुआ था। कैटेगरी नंबर 1, कैटेगरी नंबर 2, कैटेगरी नंबर 3। तो राउंड नंबर 1 में तो आपके हर कैटेगरी का डिफरेंट डे के ऊपर टेस्ट कंडक्ट हुआ। राउंड नंबर 1 में हर कैटेगरी का डिफरेंट डे पे टेस्ट कंडक्ट हुआ था, जबकि राउंड नंबर 2 के अंदर तमाम कैटेगरीज का एक ही दिन टेस्ट कंडक्ट हुआ था। तो वो बच्चे जिन्होंने राउंड नंबर 1 नहीं दिया था, उनके लिए सबसे बड़ा डीमेरिट ये था, या उनके पास सबसे बड़ा गलत पॉइंट ये था, या उनके पास सबसे ज्यादा एक मुश्किल चीज ये थी कि उनका टेस्ट एक ही दिन था, तो उनके पास मल्टीपल ऑप्शंस नहीं थे। इसीलिए आपसे बार बार कहा जाता है कि खुदारा अभी से तैयारी स्टार्ट करें, ताकि आप राउंड नंबर 1 अच्छे तरीके से दे सकें। अगर आपने राउंड नंबर 1 क्लियर कर लिया तो फिर आपको राउंड नंबर 2 देने की जरूरत नहीं। अगर आपका राउंड नंबर 1 में एडमिशन कंफर्म हो गया तो फिर आप बाकी का टाइम अपने ए लेवल्स को, अपने इंटरमीडिएट को बाद में इजीली दे सकते हैं। दैट्स द रीजन। खैर, अच्छा भाई, आईबीए का एडमिशन प्रोसीजर क्या होता है? टेस्ट इंटरव्यू इफ रिक्वायर्ड, टेस्ट इंटरव्यू रिक्वायर्ड। अच्छा भाई देखो, आईबीए के अंदर अब मैं जरा आपको एक बेसिक क्राइटेरिया भी एक्सप्लेन कर देता हूं। आईबीए के टेस्ट का पैटर्न क्या होता है? अगर आप बीबी में अप्लाई कर रहे हैं, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में अप्लाई कर रहे हैं, बिजनेस एनालिटिक्स में अप्लाई कर रहे हैं, या फिर इकोनॉमिक्स में अप्लाई कर रहे हैं, सोशल साइंस में अप्लाई कर रहे हैं, या फिर इकोनॉमिक्स एंड मैथ्स में अप्लाई कर रहे हैं, इन दोनों के टेस्टों के अंदर आपके पास आईबी के टेस्ट में 2 ही सब्जेक्ट्स आते हैं, एक आती है बिजनेस मैथ्स, एक आती है इंग्लिश, मगर अच्छे लेवल के ऊपर। तो भाई इन दोनों टेस्टों के अंदर आपके पास बिजनेस मैथ्स होगी और इंग्लिश होगी। ये दोनों टेस्टों के अंदर आपके पास सेम लेवल का टेस्ट आ रहा होता है, कि चाहे बीबी में अप्लाई करो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के अंदर, चाहे बिजनेस एनालिटिक्स के ऊपर। सिमिलरली चाहे इकोनॉमिक्स में करो, सोशल साइंस में करो, या फिर इकोनॉमिक्स एंड मैथ्स के अंदर, इन दोनों टेस्टों के अंदर आपके पास क्या आती है? 2 आपके पास पोर्शन होते हैं, बिजनेस मैथमेटिक्स और इंग्लिश। आईबी के टेस्ट के पैटर्न होता क्या है? जो मैथ्स का पोर्शन होता है उसमें भी 45 क्वेश्चन होते हैं, जो इंग्लिश के टेस्ट का पोर्शन होता है उसमें भी 45 क्वेश्चन होते हैं, और एक क्वेश्चन कैरी करता है 4 नंबर। एक क्वेश्चन कैरी करता है 4 नंबर। बेटा अब देखो, अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर। क्या आईबीए का अपना टेस्ट देना चाहिए या फिर एसएटी का टेस्ट देना चाहिए, या फिर आईबीए के टेस्ट का पैटर्न क्या होता है? तो इस पार्ट को समझना बहुत जरूरी है। देखो, हम लोगों ने बेसिक स्ट्रक्चर अंडरस्टैंड कर लिया
कि आईबीए के टेस्ट के अंदर आपके पास अब 3 तरह की स्ट्रीम्स आ रही हैं। अब आईबीए के अंदर आप किसी भी प्रोग्राम में अप्लाई करना चाह रहे हो तो भैया आईबीए के टेस्ट का अपना पैटर्न हम बाद में समझते हैं, पहले एक बेसिक बात समझते हैं कि अक्सर बच्चों के जहनों में कंफ्यूजन होती है कि सर क्या हम आईबीए के टेस्ट के अंदर अगर अप्लाई कर रहे हैं तो क्या हम एसएटी की बेसिस पे अप्लाई करें या फिर आईबीए का अपना टेस्ट दें। देखो एसएटी हमेशा से आईबीए के लिए एक ईजी रूट रहा है, क्योंकि वो तमाम स्टूडेंट्स जो भाई फॉरेन की यूनिवर्सिटीज के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं, स्पेसिफिकली ए लेवल्स के बच्चे, वो अक्सर एसएटी देते थे। तो एसएटी की बेसिस के ऊपर वो आईबीए में अप्लाई भी करते थे। तो भाई आईबीए की 2025 से पहले की पॉलिसी ये थी कि भाई अगर आपका स्कोर 1280 प्लस का है एसएटी में, 1300 प्लस का है, तो इधर आपका डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा, नहीं तो इंटरव्यू तो लाजमी सी बात है हो ही जाएगा। मगर 2025 के अंदर जब मेजॉरिटी बच्चों ने राउंड नंबर 1 के अंदर एसएटी की बेसिस पे अप्लाई करा, तो भाई ये चीज जहन में रखिएगा कि 1460 के ऊपर आईबीए के बीबीए में डायरेक्ट एडमिशन हुआ, 1460 के एसएटी स्कोर के ऊपर, 1420 यानी कि 1420 से ज्यादा का जिनका स्कोर था उनको इंटरव्यू की कॉल आई थी। यानी कि इतना ज्यादा आपके पास एसएटी के ऊपर कंपटीशन था आईबीए राउंड नंबर 1 के ऊपर। इसीलिए अब रिकमेंडेड ये है कि आप दोनों के ऊपर अप्लाई करो अगर कर सकते हो, कि भाई आप एसएटी का टेस्ट भी दो और आईबीए का अपना टेस्ट भी दो। उसके पीछे रीजन क्या है? उसके पीछे रीजन ये है कि भाई राउंड नंबर 1 के अंदर एसएटी की बेसिस के ऊपर मेजॉरिटी बच्चों ने जब अप्लाई किया था तो भाई 1460 के प्लस के ऊपर या 1460 के ऊपर आपको बीबीए में डायरेक्ट एडमिशन हो रहा था और 1420 प्लस के ऊपर आपके पास इंटरव्यू की कॉलें आई थी। जबकि राउंड नंबर 2 के अंदर उल्टा ही हिसाब हो गया, क्योंकि राउंड नंबर 1 के अंदर मेजॉरिटी बच्चे निराश हो गए थे, खौफजदा हो गए थे, परेशान हो गए थे, उन्होंने आईबीए राउंड नंबर 2 एसएटी की बेसिस पे दिया ही नहीं, उन्होंने टेस्ट की बेसिस पे दिया। तो भैया उसके ऊपर नुकसान ये हुआ कि राउंड नंबर 2 के अंदर 1350 प्लस के ऊपर आपको डायरेक्ट एडमिशन मिला हुआ था। यानी कि राउंड नंबर 2 के अंदर 1340 प्लस के ऊपर बीबीए के अंदर बच्चों को इंटरव्यू की कॉलें भी आई, डायरेक्ट एडमिशंस भी उन लोगों के हुए। तो बताने का मकसद ये है कि भाई 1400 प्लस के ऊपर डायरेक्ट एडमिशन हो गया था, 1340 प्लस के ऊपर इजीली इंटरव्यू की कॉल्स बच्चों को की गई थी। यानी कि राउंड नंबर 2 में मेजॉरिटी बच्चों ने एसएटी के ऊपर अप्लाई नहीं करा था। इसीलिए रिकमेंडेड ये होता है कि आप एसएटी की बेसिस पे भी अप्लाई करें और साथ साथ आप लाजमी तौर के ऊपर आईबीए का अपना टेस्ट भी दें। देखो आईबीए के अपना टेस्ट क्या होता है? आईबीए का जो अपना टेस्ट है उसके अंदर आपके पास 2 तरह के पोर्शंस हैं। चाहे आप किसी भी स्ट्रीम के अंदर अप्लाई कर रहे हो, आप चाहे बीबी में अप्लाई करते हो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के अंदर, बीए के अंदर कैटेगरी नंबर 1 में, या फिर कैटेगरी नंबर 2 जो कि इकोनॉमिक्स है, सोशल साइंसेस है, इकोनॉमिक्स एंड मैथ्स है, या फिर चाहे आप सीएस और मैथ्स में अप्लाई कर रहे हो, आप आईबीए के अंदर कोई भी टेस्ट देने के लिए अप्लाई करते हो तो याद रखिएगा आपके टेस्ट के अंदर 2 तरह के पोर्शन होते हैं। एक होता है मैथ्स का, एक होता है इंग्लिश का। सही है। आईबी के तमाम प्रोग्राम्स के अंदर इंग्लिश का डिफिकल्टी लेवल एक जैसा ही है। बिजनेस इंग्लिश आ रही है जो कि नॉर्मल इंग्लिश के मुकाबले में डिफिकल्ट होती है, जाहिर सी बात है, उसमें वोकैब्स भी हैं, उसके अंदर डिफरेंट चीजें आ रही हैं, उसमें ग्रामेटिकल एरर्स के क्वेश्चंस भी होते हैं, उसमें पैसेजेस भी होते हैं, उसमें कॉम्प्रिहेंशंस भी होते हैं, सो ऑन। इंग्लिश का लेवल हर प्रोग्राम में सिमिलर है। मगर जो मैथमेटिक्स होती है ना, जो सीएस के अंदर जो कैटेगरी नंबर 3 में बच्चे अप्लाई करते हैं, यानी कि कंप्यूटर साइंस के प्रोग्राम्स में या सिंपल मैथमेटिक्स के अंदर, तो वहां पे जो मैथ्स होती है उसमें बिजनेस मैथ्स प्लस इंजीनियरिंग मैथ्स दोनों मैथ्स होती हैं। जबकि वो बच्चे जो बीबीए में अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के अंदर बिजनेस एनालिटिक्स के अंदर अप्लाई कर रहे हैं या इकोनॉमिक्स, सोशल साइंस, इकोनॉमिक्स एंड मैथ्स में अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि कैटेगरी 1 या कैटेगरी 2 में अप्लाई कर रहे हैं, वहां पे आपके पास सिर्फ बिजनेस मैथ्स आती है। एक चीज तो जहन में रखिएगा, आईबी के टेस्ट के अंदर होता क्या है कि भाई आईबी के टेस्ट के अंदर 45 क्वेश्चंस होते हैं मैथ्स के, इंग्लिश के होते हैं 45 क्वेश्चंस। कैलकुलेटर नाम की कोई चीज अलाउ नहीं होती। आप लोगों को आईबीए के टेस्ट का एक बेसिक स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए, और वो स्ट्रक्चर क्या है कि भाई आप लोगों को ना सिर्फ इंडिविजुअल सब्जेक्ट के अंदर पास करना है बल्कि टोटल पासिंग नंबर भी लेकर आने हैं। इसका मतलब क्या है, पहले जरा इस बात को समझो कि भाई आईबीए के टेस्ट के अंदर हर सब्जेक्ट के 45 क्वेश्चन, यानी कि मैथ्स के 45 क्वेश्चन होंगे, इंग्लिश के भी 45 होंगे, और एक क्वेश्चन कैरी करता है 4 नंबर। तो अगर आप 45 को 4 से मल्टीप्लाई करते हो तो कितना बनेगा? 180। यानी कि बेटा मैथ्स के अंदर भी आपके पास जो टोटल नंबर आ रहे हैं वो आ रहे हैं 180। सिमिलरली इंग्लिश के भी आपके पास जो टोटल नंबर आ रहे हैं वो आ रहे हैं 180। अब जरा और से समझिएगा, तो ये टोटल क्या बन गया? इन दोनों का टोटल बन गया 180 180 360 के बराबर तकरीबन। अब आईबी की खास बात यह है टेस्ट की कि भाई आपको इंडिविजुअल सब्जेक्ट में भी पासिंग नंबर लेने हैं, यानी कि हर साल डिपेंडिंग अपॉन द टेस्ट कि टेस्ट कितना डिफिकल्ट आया, कितना मॉडरेट आया, कितना इजी आया, आईबी उसके हिसाब से अपने टेस्ट का कट ऑफ डिसाइड करता है। इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स का कट ऑफ डिफरेंट होता है और टोटल पासिंग नंबर यानी कि टोटल टेस्ट के जो नंबर्स होते हैं उनका कट ऑफ डिफरेंट होता है। लेट सपोज अगर टेस्ट आपके पास बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आ गया, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आ गया, तो मैथ्स का कट ऑफ है लेट सपोज 92 का। सही है। और इंग्लिश का टेस्ट लेट सपोज अगर बहुत इजी आ गया, बहुत इजी आ गया,
इसका कट ऑफ है 96। यानी कि इसका मतलब ये कि जो एक स्टूडेंट है उस स्टूडेंट को लाजमी तौर पे मैथ्स के अंदर 92 या उससे ज्यादा नंबर लेकर आने हैं, इंग्लिश के अंदर 96 या उससे ज्यादा नंबर लेकर आने हैं। अब आपको लग रहा होगा सर यानी कि 92 प्लस नंबर लेकर आने, इंग्लिश में 96 प्लस नंबर लेकर आने, टेस्ट तो यानी कि क्लियर हो गया? नहीं, आप लोगों को मिनिमम नंबर स्कोर नहीं करने। यानी कि लेट सपोज कोई बच्चा है वो कहता है कि सर अच्छा अगर मैं एक काम करता हूं, मैं 92 नंबर मैथ्स में ले आऊं और 96 लेकर आ जाऊं, अल्लाह भला करे इंग्लिश के अंदर, तो भाई इसका टोटल क्या बन रहा है? इसका टोटल आपके पास तकरीबन बनेगा 188। तो अभी भी आपका टेस्ट फेल हो गया, क्योंकि भाई जो टोटल नंबर होती है ना इनका कट ऑफ अलग होता है। लेट सपोज आपके पास 2025 के अंदर बीबीए के अंदर जो आपके पास कट ऑफ डिसाइड हुआ वो हुआ आपके पास 220 का, यानी कि टोटल नंबर का जो कट ऑफ है 220 का है। इसका मतलब ये हुआ कि भाई आपको इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के अंदर भी पासिंग नंबर लेकर आने हैं या उससे ज्यादा, और जो टोटल आपके मार्क्स है उनका जो कट ऑफ बनता है आपको उसको भी क्लियर करना है। आपको इंडिविजुअल सब्जेक्ट से कट ऑफ को भी क्लियर करना है, टोटल सब्जेक्ट से कट ऑफ को भी क्लियर करना है। ये बात क्लियर होती है? दोबारा बताऊं कि देखो आईबीए के टेस्ट के पैटर्न को समझो। तो बेटा इस बात को ऐसे समझो कि आप आईबी के टेस्ट के पहले पैटर्न को समझो कि भाई आईबी के टेस्ट का पैटर्न क्या है। अगर किसी बच्चे को बात क्लियर नहीं होती मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं कि भाई देखो आपके पास दो सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, आप किसी भी स्ट्रीम में अप्लाई करते हो, चाहे आप कैटेगरी 1 में अप्लाई कर रहे हो, कैटेगरी 2 में, या फिर कैटेगरी 3 के अंदर, आप इसको कैटेगरीज भी छोड़ दो। आप ये समझो कि आप आईबी के किसी भी प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हो, आपके दो सब्जेक्ट्स होंगे, एक मैथ्स होगा एक इंग्लिश होगा। अभी आप बिजनेस मैथ्स इंजीनियरिंग में सब छोड़ दो, अभी आप सिर्फ ये चीज ध्यान में रखो, आपके पास दो सब्जेक्ट्स हैं, एक मैथ्स है इंग्लिश है। मैथ्स के 45 एमसीक्यूज हैं, इंग्लिश के भी 45 एमसीक्यूज हैं। ईच एमसीक्यूज कैरी 4 नंबर, सही है, ईच एमसीक्यूज कैरी 4 नंबर पहले नंबर के ऊपर। तो आपके पास 45 इंटू 4 क्या बन गया? 180। यानी कि भाई मैथ्स के टोटल नंबर है 180, इंग्लिश के भी टोटल नंबर क्या है? 180 पहले नंबर के ऊपर। दूसरे नंबर के ऊपर टोटल नंबर अगर आप 180 180 करते हो 360 बनते हैं। तो भाई इंडिविजुअल सब्जेक्ट के पासिंग नंबर अलग होते हैं और जो टोटल नंबर्स हैं उनके पासिंग नंबर अलग डिसाइड होते हैं। आपने दोनों को क्लियर करना है, आपने इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के पासिंग नंबर भी क्लियर करने हैं। तो अक्सर बच्चे क्या करते हैं, इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के पासिंग नंबर तो ले लेते हैं मगर टोटल में फेल हो जाते हैं। हमने कई दफा ऐसे देखा कि भाई बेचारे बच्चों ने लेट सपोज मैथ्स में भी 96 ले लिए और इंग्लिश में भी 96 ले लिए, ये कट ऑफ यानी कि इंडिविजुअल सब्जेक्ट का कट ऑफ क्लियर कर लिया, मगर ये टोटल क्या बना? 6 और 6 12 का 2 1 9 9 18 और 192, यानी कि अभी भी बच्चा फेल हो गया। इस बच्चे को एडमिशन नहीं मिलेगा क्योंकि ये टोटल कट ऑफ मीट नहीं कर सका। टोटल कट ऑफ क्या था? लेट सपोज 220 का था या 218 का था, जो भी था XYZ, तो टोटल कट ऑफ को भी आपको क्लियर करना है। तो यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि आपको इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के अंदर मिनिमम पॉसिबल नंबर नहीं लेने, आपको उससे अच्छे नंबर ही लेने हैं। भाई अगर आप अच्छे नंबर लोगे, लेट सपोज अगर आप एक टेस्ट में 116 ले लो और एक के अंदर यानी कि मैथ्स के अंदर आपने 116 ले लिए, दूसरे में आप 96 भी ले लो तो गुजारा हो सकता है, यानी कि भाई आपके पास तकरीबन वो बैलेंस हो जाएगा। कि भाई आपने क्या करना है, आपने मिनिमम कट ऑफ को भी क्लियर करना है, टोटल कट ऑफ को भी क्लियर करना है। अक्सर वो पेशतर बच्चा क्या करता है, बच्चा जो है ना दोनों सब्जेक्ट्स के अंदर एवरेज नंबर लेकर आ जाता है। अच्छा ये बहुत सिंपल है, इसमें कोई इतना परेशान होने की जरूरत नहीं। कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये तो इतनी डिफिकल्ट चीज आ गई। अरे भाई कोई डिफिकल्ट नहीं है, मैं आपको एक सिंपल सी इसकी मिसाल देता हूं कि भाई देखो हर इंसान, अल्लाह मियां ने हर इंसान को ये एक कुदरत दी है कि यार आपको कोई एक सब्जेक्ट स्ट्रांग होगा, कोई एक सब्जेक्ट आपका वीक होगा, तो आपको उसमें परेशान नहीं होना। हम ऐसे कई बच्चों को जानते हैं, हमारे पास थ्रू आउट पाकिस्तान से अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे तैयारी करते हैं आईबीए के लिए। हर साल हजारों बच्चे ना सिर्फ क्लियर करते हैं बल्कि पोजीशंस लेकर आते हैं। ये बच्चे आप ही के जैसे होते हैं भाई, ये आप ही के जैसे घरों से बिलोंग कर रहे होते हैं बच्चे। मैं अगर आपको एक सिंपल सी बात बताऊं कि भाई हर इंसान के अंदर एक कुदरत है, या तो उसकी मैथ्स अच्छी होगी या उसकी इंग्लिश अच्छी होगी, सही है। आप अपने एक स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट को रखो, एक वीकेस्ट पॉइंट को रखो, सही है। तो आप अपने स्केड्यूल को ऐसे डिसाइड करो कि भाई आपका जो वीकेस्ट पॉइंट है ना उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा मेहनत करो। स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट जो आपका है उसको तो आप रिवीजन भी करके क्लियर कर सकते हो। हम आपकी दोनों चीजों की तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से करवा रहे होते हैं। पाकिस्तान की टॉप एप्टीट्यूड फैकल्टी जिन्होंने खुद आईबीए से तालीम हासिल करी, लर्न से तालीम हासिल करी, वो आपको चीजें कवर अप करवा रहे होते हैं। अब देखो अक्सर बच्चे गलती क्या करते हैं कि दोनों सब्जेक्ट्स के अंदर अगर एवरेज परफॉर्म करें, लेट सपोज मैथ्स का कट ऑफ डिसाइड हुआ 94 का, इंग्लिश का कट ऑफ डिसाइड हुआ 96 का, उन्होंने दोनों के अंदर एवरेज नंबर ले लिए, तो उनका टोटल जो बनेगा ना, उनका टोटल बनेगा तकरीबन 192 का, और टोटल कट ऑफ था आपके पास 360 में से 220 का। तो भाई 192 चूंकि आपने हासिल करे तो आप 220 को क्लियर नहीं कर सकते, तो इसका मतलब आप टेस्ट में फेल हो गए। तो भाई इसीलिए कह रहा हूं मैं बार बार कि आपको किसी एक सब्जेक्ट में ज्यादा अच्छे नंबर लेने होंगे या दोनों में ज्यादा अच्छे नंबर लेने होंगे कि आपका टोटल कट ऑफ भी मीट करे।
और अगर आपका टोटल कट ऑफ 240 प्लस का बन जाता है तो डायरेक्ट एडमिशन होगा आईबीए में, अदरवाइज इंटरव्यू के ऊपर भी जाना पड़ता है। आईबी के अंदर जब आप टेस्ट क्लियर भी कर लेते हो ना बेटा, अगर आपने अच्छे नंबरों से टेस्ट क्लियर करा होगा 240 प्लस 250 प्लस, तो आपको ऑब्वियसली डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा, यानी कि सीधा सीधा घर पर एडमिशन लेटर आ जाएगा भैया। ऑन दी अदर हैंड, अगर आपने जस्ट पासिंग नंबर से, अगर आपने जस्ट पासिंग नंबर से आईबी के टेस्ट को क्लियर करा, तो फिर वहां पे इंटरव्यू की कहानी भी डाल दी जाती है, यानी कि आप इंटरव्यू दोगे, फिर इंटरव्यू क्लियर होगा तो एडमिशन मिलेगा, नहीं तो फिर आपको राउंड नंबर 2 में अप्लाई करना पड़ेगा। आई होप ये पूरा स्ट्रक्चर आपको समझ में आए। स्ट्रक्चर बड़े इंटरेस्टिंग है यार। एसएटी के ऊपर क्या होता है, एसएटी पे सेट पैटर्न है भाई, एसएटी के ऊपर डिफाइंड आपके पास टॉपिक्स होते हैं, उन्हीं के ऊपर से टेस्ट आ रहा होता है, जबकि आईबी के टेस्ट के अंदर ये वाली चीज होती है। क्योंकि एसएटी काफी एक्सपेंसिव है तो अक्सर बच्चे उसको अप्लाई नहीं कर रहे होते सिर्फ आईबी के लिए, अक्सर बच्चे पे टेस्ट के रूट पे जा रहे होते हैं, तो टेस्ट के रूट को आपको समझना बहुत जरूरी है। अच्छा, एक चीज ध्यान में रखिएगा, आप अगर मैनेजमेंट के प्रोग्राम्स में अप्लाई कर रहे हो, यानी कि अकाउंटिंग एंड फाइनेंस हो गया, बीबीए हो गया, बिजनेस एनालिटिक्स हो गया, सोशल साइंसेस हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स एंड मैथ्स हो गया, इनके टेस्ट के अंदर जो आपके पास मैथ्स का पोर्शन आता है, बिजनेस मैथ्स होती है। इसके अंदर सर्च इंडेक्सेस है, फ्रैक्शंस है, आपके पास अलजेब्रा है, आपके पास प्रोबेबिलिटी है, फ्रैक्शन, आपके पास फंक्शंस आ जाते हैं, आपके पास बेसिक लिमिट्स आ जाती है, मैट्रिसेस भी आते हैं, इसके अंदर पैराबोला भी आता है, ग्राफ भी आता है, आपके पास वर्ड प्रॉब्लम्स भरे हुए होते हैं, आपके पास इनइक्वालिटीज भरी हुई होती हैं आपके पास। और रिसेंटली तो आईबीए के अंदर सबसे खास बात ये हुई रिसेंटली कि भाई आईबीए ने अब अपने टेस्ट को आईक्यू बेस कर दिया है, यानी कि भाई मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स एक ही क्वेश्चन में अप्लाई हो रहे होते हैं। तो पास पेपर्स इतने ज्यादा अप्लाई नहीं होते, पास पेपर्स की हम आपको बिल्कुल कवर करवाते हैं, मगर आईबीए के टेस्ट के अंदर असल चीज ये कि आपका आईक्यू टेस्ट किया जाता है। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप कंप्यूटर साइंस के प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हो आईबीए में, या सिर्फ मैथमेटिक्स के प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हो, तो वहां पे के टेस्ट के अंदर आपके पास इंजीनियरिंग मैथ्स भी होती है, यानी कि एडवांस लेवल मैथ्स प्लस बिजनेस मैथ्स, दोनों मैथ्स का मिक्सचर आएगा। यानी कि आपके पास जो बिजनेस मैथ्स थी, वर्ड प्रॉब्लम्स वाली, फ्रैक्शंस वाली, ज्योमेट्री वाली, वो तो आएगी, साथ साथ इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव, हाइपरबोला, पैराबोला, एलिप्स वगैरह, वो सारे कॉन्सेप्ट भी आपके पास पूछे जा रहे होंगे। सही है ना, ये चीज ध्यान में रखिएगा। तो भाई हम आपको दोनों चीजों की तैयारी कवर अप करवाते हैं हमारे बैचेस के अंदर। अगर आप आते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको सबसे बड़ा फायदा ये मिलता है कि फिर अप्लाइंग फॉर दी बीबीए प्रोग्राम्स, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, सोशल साइंस, इकोनॉमिक्स और किसी भी प्रोग्राम के अंदर, तो हम आपको कंप्लीट बीकेट की तैयारी कवर करवाते हैं, ना सिर्फ आईबी की, लम्स की, नस्ट बिजनेस स्कूल की, फास्ट बिजनेस प्रोग्राम की, बल्कि उस तैयारी की बेसिस के ऊपर आप एसएटी के टेस्ट को भी एस कर सकते हो। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। एसएटी के अंदर वो तमाम टॉपिक्स वही होते हैं जो आईबीए में आ रहे होते हैं, बल्कि काफी टॉपिक्स कम होते हैं, काफी टॉपिक्स आईबी के अंदर जो आते हैं मैथ्स में ज्यादा आते हैं, एसएटी में कम आते हैं। हाँ, एक आध टॉपिक ऐसा होता है जो एक्स्ट्रा होता है, डेटा विजुअलाइजेशन वगैरह का, वो हम आपको एक्स्ट्रा भी पढ़ा रहे होंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे पास आईबीएससीएस के लिए आते हैं तो हम आपको दोनों की तैयारी कवर अप करवा रहे होते हैं, बिजनेस मैथ्स प्लस इंजीनियरिंग मैथ्स की, तो आपको उसमें डबल फायदा है। तो भाई इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह हम रिकमेंड करते हैं। अगेन मैं एक चीज दोबारा से डिफाइन कर देता हूं भाई, स्ट्रक्चर को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं, इतना मुश्किल स्ट्रक्चर है। आप इस चीज को ऐसे ध्यान में रखो कि आईबी का स्ट्रक्चर क्या है कि भाई हर टेस्ट के इंडिविजुअल पासिंग नंबर है, यानी कि भाई मैथ्स के सब्जेक्ट के इंडिविजुअल पासिंग नंबर है, इंग्लिश के इंडिविजुअल पासिंग नंबर है, और फिर टोटल पासिंग नंबर भी आपके पास आ रहे हैं। तो इसको इस तरीके से आप अपने जहन में रखो। मैंने आपको उसकी मल्टीपल जैसे एग्जांपल्स दी, तो आप उसको अपने जहन में रख भी सकते हो। तो भाई ये तमाम स्टूडेंट्स आप ही के जैसे हैं जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह हमसे तैयारी करी। आईबीए 2025 के अंदर हमारे बेतहाशा बच्चों ने 3rd पोजीशन, 4th पोजीशन, 2nd पोजीशन और कई बच्चों ने टॉप की पोजीशंस को हासिल करा, डिफरेंट प्रोग्राम्स में जाके एडमिशन हासिल करा। 2024 के अंदर, 2025 के अंदर, 2024 के अंदर पहली पोजीशन थी हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह इकोनॉमिक्स के अंदर से, इसके अलावा इकोनॉमिक्स एंड मैथ्स के अंदर से, इसके अलावा आईबीएससीएस के अंदर से, इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह कई बेतहाशा हमारे पास स्टूडेंट्स होते हैं पिछले कई सालों के अंदर जो आईबीए के जाके आईबीए के टेस्ट को एस करते हैं, आईबीए के टेस्ट में बेस्ट परफॉर्म करते हैं, एंड दे आर ऑलवेज देयर एंड दे आर स्टडीइंग इन द आईबीए। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा आईबीए के टेस्ट का पैटर्न क्या है। तो भाई आईबीए के टेस्ट का पैटर्न क्या होता है कि आईबीए के टेस्ट के अंदर 45 क्वेश्चंस होते हैं ईच सब्जेक्ट के। ये तमाम चीजें हम आपको अपनी बैचेस में भी बता रहे होते हैं, क्लासेस के अंदर भी डिफाइन कर रहे होते हैं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमारी जो फैकल्टी होती है वो खुद आईबीए की ग्रेजुएट होती है, लम्स की ग्रेजुएट होती है, तो वो आपको उसी पैटर्न के ऊपर गाइड कर रहे होते हैं। और मैं हमेशा बच्चों को रिकमेंड करता हूं कि आपने दोनों राउंड्स को देना है। ये चीज जहन में रखिएगा। अब आपको डिफिकल्टी लेवल अगर समझ में आ गया, दैट्स द रीजन कि वी ऑलवेज रिकमेंड स्टूडेंट कि बेटा आपने लाजमी तौर पे राउंड नंबर 1 भी देना है और राउंड नंबर 2 भी देना है। अक्सर बच्चों को ये वाली बातें नहीं, छोटी छोटी बातें कोई बताता, कोई इदारा उनको ये बेसिक बातें एक्सप्लेन नहीं करता। तो इसीलिए मैं हमेशा बच्चों को रिकमेंड करता हूं कि भाई राउंड नंबर 1 भी दो, राउंड नंबर 2 भी दो। अक्सर जो इदारे होते हैं ना, वो बेसिकली क्या करते हैं, वो नॉर्मली वेकेशंस को सेल कर रहे होते हैं, वो कभी भी आपको जो है ना
ट्रबल्स नहीं बताते उस वेकेशन के अंदर। ऑन दी अदर हैंड मैं आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर डिफाइन कर रहा हूँ कि देखो अगर आईबीए जाना चाहते हो, स्ट्रक्चर मालूम रखो। स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स का शिकार है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो, लेट सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट नस्ट में अप्लाई कर रहा है, तो भाई मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। नस्ट के अंदर जैसे 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, फिजिक्स है, मैथ्स है, इंग्लिश है। आपके टोटल नंबर पासिंग होने चाहिए, टोटल नंबर आपके अच्छे होने चाहिए। तो कोई भी जो इदारा होता है, कोई भी जो यूनिवर्सिटी होती है ना, वो इंडिविजुअल सब्जेक्ट के पासिंग नंबर नहीं देखती, मगर आईबीए इंडिविजुअल सब्जेक्ट के पासिंग नंबर भी देखता है। बहुत दफा मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। आईबीए के अंदर बहुत दफा ऐसा भी देखा गया कि भाई लेट सपोज किसी बच्चे की इंग्लिश बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, उसने इंग्लिश के अंदर लेट सपोज स्कोर कर दिए 144 के, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, सही है। और मैथ्स के अंदर उस बच्चे ने स्कोर कर दिया 86 का। अब टेक्निकली उस बच्चे का टोटल कट ऑफ क्लियर है, टेक्निकली उस बच्चे का टोटल कट ऑफ क्लियर है, मगर वो बच्चा स्टिल फेल कंसीडर होगा। स्टिल फेल क्यों? क्योंकि देखो इंग्लिश में 144 नंबर लेकर आया, और इट्स अ रियलिटी, ये लेकर आते हैं ए लेवल्स के बच्चे, हमारे बड़े होशियार होते हैं, उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी होती है। तो भाई अक्सर पेशतर ऐसा होता है कि इंग्लिश के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म कर लिया, इंग्लिश के अंदर उसने एक्सेप्शनल नंबर लेकर आ गया, मगर मैथ्स के अंदर वो इंडिविजुअल कट ऑफ मीट नहीं कर सका। ये नॉर्मल चीज है। तो आपके पास टोटल जो आपका बनेगा वो आपका 220 प्लस ही बन रहा होगा। यहाँ पे अगर आप इसको ऐड भी करते हो तो क्या बन गया? 6 और 4 10 का 0 और 1 8 और 4 12 और 1 13, ये बन गया आपके पास सिंपल 230 के बराबर का बन गया टोटल कट ऑफ। मगर चूंकि इंडिविजुअल कट ऑफ क्लियर नहीं है, तो इसलिए बच्चा फेल कंसीडर होगा। क्योंकि देखो इसने इंग्लिश का तो इंडिविजुअल कट ऑफ क्लियर कर लिया, बल्कि मैथ्स का नहीं कर सका, टोटल कट ऑफ भी क्लियर है, स्टिल क्लियर नहीं होगा। तो इसीलिए बेटा आपको दोनों राउंड्स देने होते हैं। व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट टू गिव बोथ दी राउंड्स? उसके पीछे रीजन ये कि भाई अक्सर और पेशतर ऐसा होता है कि जब आप यूनिवर्सिटीज के टेस्ट देने के लिए बैठते हो, तो वहां पे प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। रिमेंबर दिस थिंग, एप्टीट्यूड इज ऑल अबाउट प्रेशर हैंडलिंग टैक्टिक्स। एप्टीट्यूड इज ऑल अबाउट कि आप किस तरीके से तैयारी करो। देखो तैयारी करने के लिए आपको हर चीज मिल जाएगी। मैं ऐसे ऐसे इदारों को जानता हूं जो कि कुछ नहीं है, 40,000 रुपए से रिकॉर्ड लेक्चर से कोर्स के ले रहे हैं, जो कि इंतहाई गलत है। आपको हमारे पास कंप्लीट लाइव क्लासेस राउंड 1 राउंड 2 दोनों की प्रिपरेशन 7,500 रुपए हम कवर करवा रहे होते हैं। उसके अंदर आपको हर चीज प्रोवाइड करते हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स वैसे ही हम दे रहे होते हैं। मगर बताने का मकसद क्या है? मैं अक्सर देखता हूं कि बच्चे डिफरेंट इदारों के पास जाके गलत गुमराह हो रहे होते हैं, उनको बेसिक चीजों का नहीं पता होता। उनके पास किसी एक यूनिवर्सिटी में पोजीशन होगी, 2 में होगी, हर एक में नहीं होगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्टूडेंट चाहे लम्स के अंदर टॉप किया हो, फास्ट में किया हो, नस्ट में किया हो, जीआईके में किया हो, आईबी में किया हो, कॉमसेट्स में किया हो, आपके पास पाकिस्तान का कोई भी ऐसा इदारा नहीं होगा जहां पे हमारे स्टूडेंट ने टॉप ना किया। उसके पीछे रीजन क्या है? हमारी वो मेहनत है, हमारी वो स्ट्रेटेजी जो हमारे बच्चे डिफाइन बैक करते हैं। देखो अगर आप आईबी में अप्लाई कर रहे हो, तो हम क्यों कहते हैं कि आपने दोनों राउंड्स को देना है, उसके पीछे रीजन समझिएगा। अक्सर वो पेशतर ऐसा होता है कि बच्चा राउंड नंबर 1 में जब जाता है, तो अगर वो टेस्ट दे रहा है बीबीए का, वो सीएस का अच्छा, एक तो बच्चा सीएस का टेस्ट देता ही नहीं है। हम रिकमेंड करते हैं बच्चे को कि भाई आप एटलीस्ट, अब तो आपके पास 3 ऑप्शंस आ गए ना, तो आप एटलीस्ट लाजमी तौर पे बीबीए अकाउंटिंग एंड फाइनेंस वाला टेस्ट भी दो और इकोनॉमिक्स वाला टेस्ट भी दो, सोशल साइंसेस वाला, क्योंकि दोनों टेस्टों के अंदर सेम तरह की मैथ्स है, सेम तरह की इंग्लिश है। इससे फायदा ये होगा कि आपके पास मल्टीपल ऑप्शन होंगे। अगर आपके पास लेट सपोज जिस दिन आपका टेस्ट है उस दिन आपकी तबीयत शदीद खराब है, आपको बुखार है, आपको तबीयत खराब थी, आप उस दिन अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके, आपकी बैड लक हो गई, तो जाहिर सी बात है आप उस टेस्ट को हो सकता है क्लियर ना कर पाओ। तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शन होने चाहिए टेस्टों के अंदर। तो भाई आपने राउंड नंबर 1 का टेस्ट भी देना है, राउंड नंबर 2 का टेस्ट भी देना है, और कोशिश करनी है कि राउंड नंबर 1 के अंदर आप बीबीए अकाउंटिंग एंड फाइनेंस वाला टेस्ट भी दें और सोशल साइंसेस वाला टेस्ट भी दें। जाहिर सी बात है दोनों के लिए आपको अलग फॉर्म फिल करना पड़ जाएगा, दोनों के लिए आपको अलग से फीस पे करनी पड़ जाएगी, बट फीस इज नेवर एन इशू अगर आप आईबीए जा रहे हो। जाहिर सी बात है ना, 10,000 रुपए फीस है तो वो इतना इशू नहीं है। आईबीए की सिर्फ टेस्ट की भी 10,000 रुपए, मगर आपको अगर आईबीए जाना है तो क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो ऑब्वियसली वो इतना मैटर नहीं करता। सेकंड नंबर के ऊपर बहुत दफा ये चीज देखी जा गई है कि अक्सर वो पेशतर बच्चा क्या होता है, मैथ्स का कट ऑफ क्लियर कर लिया, मीट कर गया, मगर इंग्लिश के कट ऑफ के अंदर फेल हो गया, या फिर वाइस वर्सा। बच्चा इंग्लिश का कट ऑफ तो क्लियर कर लेता है, मगर मैथ्स का कट ऑफ पहले राउंड के अंदर, पहले टेस्ट के अंदर फेल कर देता है। तो आपको फायदा क्या है दूसरे राउंड का, कि भाई आपके पास अगर एक आपके साथ मिसहैप हो चुका है, एक दफा आपको एटलीस्ट समझ में आ गया, आपको एक्सपोजर मिल गया आईबीए के टेस्ट का, कि भाई आपके टेस्ट किस तरीके से कंडक्ट हो रहा था, क्या एटमॉस्फेयर था, किस तरीके का आपके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस मौजूद है। उसकी बेसिस पे जब आप दूसरा टेस्ट देते हो ना, मैं आपको गारंटी दे सकता हूं हमेशा क्लियर करोगे। एंड दैट्स द रीजन के 2025 के अंदर मेजॉरिटी बच्चों ने राउंड नंबर 1 में एडमिशन सिक्योर कर लिया था। राउंड नंबर 2 से ज्यादा राउंड नंबर 1 में बच्चों ने एडमिशन सिक्योर किया होगा टेस्ट के अंदर। क्यों?
उसके पीछे रीजन है कि राउंड नंबर 1 के अंदर टेस्ट 3 दफा हुआ, राउंड नंबर 1 में बीबीए वालों का अलग हुआ, आपके पास सोशल साइंसेस वालों का अलग हुआ, सीएस वालों का अलग हुआ। तो एक बच्चे जिसने तीनों में अप्लाई किया था, तो भाई अगर लेट्स सपोज वो पहले टेस्ट में फेल भी हो गया, पहले टेस्ट में उसने अच्छा परफॉर्म नहीं भी करा, तो उसके पास एटलीस्ट इकोनॉमिक्स के टेस्ट के अंदर, सोशल साइंसेस वाले टेस्ट के अंदर उसके पास एक तजुर्बा था कि यार उस टेस्ट में क्या हुआ था, उस टेस्ट में कैसे पेपर मिला था। वो चीज भी आपको बहुत प्रेशर आपका रिलीज करती है। एप्टीट्यूड इज ऑल अबाउट प्रेशर गेम, कि आप किस तरीके से अपने प्रेशर को कंट्रोल कर रहे हो। सेकेंडली, कैलकुलेटर आईबीए में अलाउ नहीं होता, तो आपको तमाम की तमाम ट्रिक्स हमारे बैचेस में सिखाई जाती हैं किस तरीके से आपने विद इन अ लिमिटेड टाइम पीरियड क्वेश्चन को सॉल्व करना है, पेपर को अटेम्प्ट करना है। ये तमाम चीजें समझना बहुत जरूरी है। अक्सर बच्चों को बेसिक बातों का आइडिया नहीं होता कि भाई छोटी छोटी बुनियादी बातें हैं, किस तरीके से आपने टेस्ट देना है, किस तरीके से आपने जब आईबी के अंदर आप अटेम्प्ट करने जा रहे हो टेस्ट को, तो आपने किन बातों का ख्याल रखना है, पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है, किस तरीके से आपने पेपर को सिंप्लीफाई करना है। बेटा अब देखो एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज को हम डिस्कस कर लेते हैं, स्कॉलरशिप के ऊपर। भाई आईबी की फीस सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव है, ये चीज हम सबको मालूम होनी चाहिए। आईबी के अंदर कोई भी सेट पैटर्न नहीं होता स्कॉलरशिप का। अगर आप एनटीएचपी की बेसिस पे भी अप्लाई करते हैं आईबी के अंदर, तो रिमेंबर दिस थिंग, वो स्कॉलरशिप आपकी कंफर्म नहीं होती। रिसेंट ईयर्स के अंदर मेरे कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका एडमिशन आईबी में हुआ ऑन द बेसिस ऑफ एनटीएचपी। एक साल तक उनको 100% स्कॉलरशिप मिली, उसके बाद वो स्कॉलरशिप रिमूव हो गई। उन्होंने अगले साल दोबारा जब स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल किया, अच्छा एनटीएचपी की बेसिस के ऊपर भी जब आप अप्लाई करते हो, एनटीएचपी की बेस पे आपका एडमिशन भी अगर हो जाए नेशनल टैलेंट हंट प्रोग्राम के ऊपर, उसके बाद भी अगर आपका आईबी में एडमिशन हो जाए, तो आपको पहले साल की फीस तो माफ हो गई 9 लाख रुपए, मगर उसके बाद क्या होगा, अगले साल आपको दोबारा स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल करना पड़ता है, दोबारा से फैसला होता है आपकी फाइनेंशियल कंडीशन के ऊपर। तो आई रिमेंबर वन ऑफ माई वेरी क्लोजेस्ट स्टूडेंट कि भाई उसका पर्टिकुलरली एडमिशन हुआ, एडमिशन होने के बाद एनटीएचपी के बेसिस के ऊपर उसने एक साल पढ़ा, अगले साल उसका स्कॉलरशिप का फॉर्म ही रिजेक्ट कर दिया। ही वॉज रियली वरीड कि सर अब मैं क्या करूं। तो बताने का मकसद ये कि भाई अगर आप आईबी अप्लाई कर रहे हैं तो ये चीज़ जहन में रखिएगा कि फाइनेंशियल्स आपके स्ट्रांग होने चाहिए। अगर नहीं है तो फिर या तो इतनी स्ट्रांग आपके पास प्रूफिंग होनी चाहिए, डिफरेंट बिलिंग की कॉपीज, चीज़ों की कॉपीज, तो उस सूरत में खाली आईबी अब अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि आईबी के अंदर फीसेज रियली एक्सपेंसिव हैं और बहुत दफ़ा आप लोगों को इसके ऊपर डिफिकल्टी फेस कर सकते हैं। मैं इसका अक्सर बच्चों को एक जवाब देता हूं कि देखो स्कॉलरशिप आपको मिले ना मिले वो अल्लाह के हाथ में है, एटलीस्ट आप टेस्ट लाजमी तौर के ऊपर दो। तो अक्सर मैं बच्चों को यही बात कहता हूं कि देखो एक सिंपल सी बात है ना, अगर एक पेरेंट है उनकी टोटल महीने की सैलरी 2 लाख रुपए भी है, तो स्टिल वो 6 महीनों के अंदर 4.5 लाख रुपए करना बड़ा मुश्किल होता है। अगर 2 लाख रुपए एक बंदे की सैलरी भी है महीने की, फिर भी जाहिर सी बात है एक बच्चा तो नहीं होगा ना, मल्टीपल बच्चे होते हैं, उसके ऊपर बाकी बच्चों की स्कूल्स की फीस, एक्सपेंसेस, यूनिवर्सिटी की फीस, घर के खर्चे एंड सो ऑन। तो उसके ऊपर वो बंदा जो 2 लाख रुपए महीने की भी कमा रहा है, उसके लिए भी आईबी को अफोर्ड करना मुश्किल होता है। तो ये चीज़ जहन में रखिएगा, अगर आईबी के अंदर आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलती तो सर्वाइवल बड़ा मुश्किल हो जाता है। मगर मैं अक्सर बच्चों को यहाँ पे एक बेसिक मशवरा देता हूँ कि खुदारा स्कॉलरशिप को लेके पहले परेशान ना हो, पहले आप टेस्ट की तैयारी करो, एडमिशन हासिल कर लो, उसके बाद अल्लाह ताला मौके क्रिएट कर देता है कि आप आईबी जाके बात करते हो। डिफरेंट पाकिस्तान की बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि आईबी को फंड्स देती हैं, डिफरेंट डोनर्स हैं जो कि बेतहाशा फंड्स देते हैं। तो आईबी में स्कॉलरशिप्स होती हैं, बेतहाशा स्कॉलरशिप्स होती हैं, मगर क्योंकि बहुत सारे बच्चे फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट का शिकार होते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं होते, तो ऑब्वियसली आपको मिले ना मिले, अल्लाह ना करे दूसरे साल आपके साथ कैंसिल आउट हो जाए। तो इसीलिए ये चीज़ बात की कहानी है, ये बात की कहानी है, वो फिर आप पे डिपेंड करता है आप किस तरीके से अपने केस को जस्टिफाई कर रहे हो वहां पे। मगर उससे पहले एटलीस्ट टेस्ट लाजमी तौर के ऊपर दो। लास्ट बट नॉट आईबीए का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, जरा वो भी हम देख लेते हैं। वो तमाम स्टूडेंट्स जो कि आईबीए के अंदर अप्लाई कर रहे हैं फॉर दी बीबीए अकाउंटिंग एंड फाइनेंस या बिजनेस एनालिटिक्स, आपकी इंटरमीडिएट के अंदर लाजमी तौर पे 65% होनी चाहिए। अच्छा एक चीज ध्यान में रखिएगा, फर्स्ट ईयर में अगर किसी बच्चे की 60% भी है ना, आप स्टिल आईबी में अप्लाई कर सकते हो। ये जो परसेंटेज होती है सेकंड ईयर की होती है, यानी कि जब आपका सेकंड ईयर का रिजल्ट आ जाएगा, अगर वो 65 से कम होगा तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, कोई पैसे आपको रिटर्न नहीं होंगे। तो आपकी फर्स्ट ईयर की जितनी भी परसेंटेज है, आप अगर उसको सेकंड ईयर में इंप्रूव कर लेते हो, 65 प्लस लेकर आ जाते हो ओवरऑल इंटरमीडिएट की परसेंटेज, तो वो उसकी बेसिस पे अप्लाई कर सकते हो। यानी कि भाई वो तमाम स्टूडेंट्स जो अभी इंटर के अंदर मौजूद हैं, वो तमाम स्टूडेंट जो अभी इंटर में मौजूद है, सेकंड ईयर में मौजूद है, उनके फर्स्ट ईयर का रिजल्ट अभी दिसंबर तक आ जाएगा, जनवरी तक आ जाएगा, तो आप आईबी के टेस्ट में बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो। चाहे आपकी फर्स्ट ईयर की परसेंटेज 60 को नहीं आती, 59 आती है, तब भी अप्लाई कर सकते हो। ये चीज मगर ध्यान में रखिएगा, अगर आपको एडमिशन मिल गया, आपने टेस्ट क्लियर कर लिया, सारी चीजें हो गई, तो फिर आपको सेकंड ईयर के ऊपर इतनी मेहनत करनी है कि एटलीस्ट आपकी जो कंप्लीट इंटर की परसेंटेज है वो 65 या उससे ज्यादा की हो, ताकि आप बीबीए में अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में बिजनेस एनालिटिक्स में अप्लाई कर सको। वाइल वो बच्चे जो ए लेवल्स के बैकग्राउंड के होते हैं, तो ए लेवल्स का मिनिमम क्राइटेरिया
होता है बीबीसी, यानी कि बीबीए के लिए, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के लिए, बिजनेस एनालिटिक्स के लिए। वाइल वो तमाम स्टूडेंट जो इकोनॉमिक्स के अंदर अप्लाई कर रहे हैं, सोशल साइंसेज में अप्लाई कर रहे हैं, या इकोनॉमिक्स एंड मैथ्स में अप्लाई कर रहे हैं, तो आपकी इंटर की या एफएससी की परसेंटेज होनी चाहिए 60%। वाइल ए लेवल्स के बच्चों के लिए यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है बीसीसी का। एंड सेम गोज फॉर दी सीएस एंड मैथ्स, यानी कि वो बच्चे जो कंप्यूटर साइंस में अप्लाई कर रहे हैं, तो आपकी एफएससी की जो मिनिमम परसेंटेज है वो 60 होनी चाहिए, और ए लेवल्स की अगेन बीसीसी का हमारे पास क्राइटेरिया आ रहा होता है। अगेन टेस्ट या इंटरव्यू का मतलब क्या है कि देखो, अगर तो आपने बहुत अच्छा स्कोर करा है टेस्ट के अंदर तो जाहिर सी बात है आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा, अदरवाइज आपको इंटरव्यू क्लियर करना हो। तो इंटरव्यू इतना मुश्किल नहीं होता, हम आपको कंप्लीट तैयारी अपने बैचेस के अंदर इंटरव्यू की भी कवर करवाते हैं। अच्छा बेटा, अब देखो भाई, एक अगर मैं आपको सिंपल सी बात बताऊं, अक्सर बच्चों का एक क्वेश्चन होता है सर आईबी की तैयारी के अभी से स्टार्ट करें। तो भाई मैं आपको एक बड़ी बेसिक सी मिसाल देता हूं। अगर आप इन पिक्चर्स को देखो, इनमें से मेजॉरिटी बच्चे वो हैं जिन्होंने राउंड नंबर 1 में टेस्ट क्लियर किया था, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कई बच्चों का यहाँ पे रिजल्ट शो नहीं करा, मेरे पास कई बेतहाशा बच्चों का यहाँ पे रिजल्ट अवेलेबल है। अगर मैं इसको गो थ्रू करता जाऊं तो ऑब्वियसली मेरी ये जो क्लास है ना, ऑब्वियसली 2 से 3 घंटे के ऊपर चली जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह बेतहाशा बच्चों का हमारे पास 2025 में आईबी में एडमिशन कवर अप हुआ। मगर एक क्लैरिटी अगर मैं आपको दूं, जो मेजॉरिटी बच्चे उन्होंने आईबी में एडमिशन हासिल करा, दे वर फ्रॉम दी राउंड नंबर 1, जिन्होंने राउंड नंबर 1 में टेस्ट को क्लियर किया था। उसके पीछे रीजन क्या है? देखो, आईबीए के साल में हो रहे हैं 2 दफा टेस्ट, तो राउंड नंबर 1 जो आईबीए का आ रहा है ना, जनवरी फरवरी मार्च के अंदर आ रहा है। आप अभी खड़े हुए अक्टूबर के अंदर, सितंबर एंड के अंदर, नवंबर के अंदर। तो भाई ये जो टाइम पीरियड है आपका गोल्डन पीरियड है तैयारी कवर करने का। ये चीज जहन में रखिएगा। अगर आप अभी से अपनी तैयारी को स्टार्ट करते हो, अगर आप अभी से अपनी तैयारी कवर करना शुरू करते हो, तो आप जनवरी फरवरी तक एक दफा अपनी तैयारी कंप्लीट कवर कर लोगे। जनवरी तक आपकी तैयारी क्या हो जाएगी? कंप्लीट हो जाएगी। तो लाजमी तौर पे अगर आप राउंड नंबर 1 दो, क्योंकि देखो ये जो टाइम पीरियड होता है ना, अक्टूबर से लेके जनवरी फरवरी वाला, ये वो टाइम पीरियड होता है जहां पे आपके मॉक टेस्ट इतने ज्यादा नहीं आ रहे, इतने ज्यादा आपके स्टैंड अप्स नहीं आ रहे, इतने ज्यादा आपके ऊपर बोर्ड्स का प्रेशर नहीं है, इतने ज्यादा आपके ऊपर कैम्ब्रिज का प्रेशर नहीं है। अगर आप मई जून सीरीज दे रहे हो तो ऑब्वियसली इतना प्रेशर तो आपके पास नहीं आ रहा। तो ये तैयारी करने का सबसे गोल्डन पीरियड होता है। तो खुदारा इस टाइम को यूटिलाइज करो तैयारी करने के ऊपर। आप हफ्ते के जो 5 दिन है ना, वो अपने इंटरमीडिएट को दो, अपने ए लेवल्स को दो, कोई मसला नहीं है। बट ये जो लास्ट के 2 दिन है ना, ये आप हमें दे दो। हम इन लास्ट के 2 दिन के ऊपर आपकी क्लासेस एंगेज करेंगे, लगाएंगे। प्रॉपर्ली लाइव क्लासेस होंगी हमारी स्मार्ट बोर्ड के ऊपर, जहां पाकिस्तान की टॉप एप्टीट्यूड फैकल्टी आपको एक एक चीज बेसिक टू एडवांस लेवल पे कवर अप करवा रही है। मल्टीपल टाइम उसकी रिवीजन हो रही है, मल्टीपल टाइम उस चीजों को हम कवर अप करवा रहे हैं, प्रैक्टिस करवा रहे हैं, मॉक टेस्ट हो रहे हैं, हजारों एमसीक्यूज के सोल्यूशन आपको दिए जा रहे हैं। जो क्लास के अंदर चीज पढ़ाई जाती है उसका आपको पर्टिकुलरली सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है। जो क्लास में आपको चीज पढ़ाई जाती है उसकी प्रैक्टिस शीट आपको दी जाती है। इसके अलावा आपके प्रॉपर्ली टेस्ट भी कंडक्ट हो रही है। ये तमाम क्लासेस हमारी एप्लीकेशन, हमारी पोर्टल के थ्रू कंडक्ट की जाएंगी। हमारे अपने पोर्टल के ऊपर क्लासेस होती है और स्मार्ट बोर्ड के ऊपर हमारी क्लासेस चल रही होंगी। तो आपको वो चीजें बड़ी इंगेजिंग भी लगेंगी और आपको उन चीजों के ऊपर सारी चीजें समझ में भी आएंगी। इसके अलावा आपको डाउट टीचर्स की फैसिलिटी भी गिवन है। आपको इसके अलावा पर्टिकुलरली हमने डाउट टीचर भी दिया हुआ है और प्रैक्टिस टीचर हमारे पास डिफरेंट होते हैं, जिसका पर्पस है कि आपकी डाउट क्वेरी क्लास वो अलग से भी कंडक्ट कर रहे होते हैं कि टेस्ट में जितने क्वेश्चंस आए उनका सॉल्यूशन देना। इसके अलावा आपकी कोई क्वेरी है तो आपकी डाउट क्लास अलग से कंडक्ट भी करना। तो ये तमाम फैसिलिटीज हम आपको दे रहे होते हैं। तो भाई ये जो आपका टाइम पीरियड है सबसे गोल्डन टाइम पीरियड है, क्योंकि इस टाइम पीरियड के ऊपर आपके पास इतना ज्यादा एफएससी का प्रेशर नहीं होता, ए लेवल्स का प्रेशर नहीं होता। तो इस टाइम पीरियड के ऊपर आप खुदारा सबसे ज्यादा आप अच्छी तैयारी कवर कर सकते हो। सेकेंडली, अगर आप हमारे बी कैट के बैच के अंदर आते हो तो आपको सबसे बड़ी फैसिलिटी ये मिलती है कि बेटा बी कैट के अंदर हम ना सिर्फ आपकी आईबी की तैयारी कवर होगी बल्कि सीबीएम। अगर आपने हमसे आईबी की तैयारी कवर कर ली, नस बिजनेस स्कूल हो, सीबीएम आईओबीएम हो, जेबिस्ट हो, बहरिया हो, केएसबीएल हो, ये सारे के सारे एक ही पैटर्न को फॉलो करते हैं। हबीब यूनिवर्सिटी हो, ये सारे के सारे एक ही पैटर्न को फॉलो कर रहे होते हैं। आपकी उन तमाम यूनिवर्सिटी की तैयारी कवर अप हो रही होगी। और अगर आप आईबीएस में अप्लाई कर रहे हैं तो आप हमारे ईकेट के बैच में आएंगे, हम वहां पे आपकी कंप्लीट आईबीएस की तैयारी भी कवर करवाएंगे। इसके अलावा अगर आप आईबीएस के साथ साथ नस्ट में अप्लाई कर रहे हो, फास्ट में अप्लाई कर रहे हो, वो भी आपका कवर अप होगा। तो आपको जो भी आपकी डेजिग्नेटेड यूनिवर्सिटी होती है, आपकी जो टारगेट यूनिवर्सिटी होती है, उसके हिसाब से हम आपकी तैयारी लेके चल रहे होते हैं। तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सेकंड नंबर के ऊपर जो एक चीज मैं यहाँ पे अक्सर बच्चों को डिफाइन बैक करता हूं कि देखो ये जो आपका टाइम पीरियड है, ये टाइम सबसे ज्यादा गोल्डन टाइम पीरियड है। ये 5 से 6 महीने के टाइम पीरियड है, ये सबसे ज्यादा गोल्डन टाइम पीरियड है। इस टाइम पीरियड को खुदारा यूटिलाइज करें, इस टाइम पीरियड को मजाक मस्ती के अंदर चीजों में ना यूटिलाइज करें। हमारे बैजेस में देखो आपकी तैयारी कैसे कवर अप होगी, उसकी डिटेल्स आपको मैं आगे चल के भी डिफाइंड अभी कर दूंगा। मगर उससे पहले एक बेसिक स्ट्रक्चर आपको डिफाइन कर देता हूं कि भाई बैजेस के अंदर
सबसे पहले नंबर के ऊपर आपकी जो बिजनेस मैथ्स होगी उसकी प्रॉपर्ली लाइव क्लासेस कंडक्ट हो रही हैं। एक बहुत बेहतरीन एप्टीट्यूड फैकल्टी बिजनेस मैथ्स की आपको कवर अप करवाएंगी, स्मार्ट बोर्ड पे क्लासेस कंडक्ट हो रही हैं। इसी तरीके से आपकी बिजनेस इंग्लिश की प्रॉपर्ली क्लासेस कंडक्ट हो रही हैं। आपको एक एक चीज बेसिक एडवांस लेवल पे कवर भी करवाई जा रही है, पढ़ाई भी जा रही है। ना सिर्फ ये, जो भी आपकी लाइव क्लासेस कंडक्ट हो रही हैं उन लाइव क्लासेस के अंदर आपको कंप्लीट कोर्स कवर करवाया जाएगा लाइव क्लासेस के अंदर। इसके अलावा सबसे खास बात, आपको जो भी लाइव क्लास के अंदर कोर्स कवर होगा उसकी प्रैक्टिस शीट देना, यानी कि भाई लाइव क्लास के अंदर जो भी टॉपिक एक्सप्लेन हुआ उसकी प्रैक्टिस शीट प्रोवाइड की जाएगी। उस प्रैक्टिस शीट का आपको प्रॉपर सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। हमारे तीसरे जो टीचर होंगे, जो सेकंड टीचर होंगे, प्रोफेसर होंगे, उनकी तरफ से प्रॉपर उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा कि भाई इस शीट के अंदर ये क्वेश्चन था, इसका सॉल्यूशन ये, शीट में ये क्वेश्चन था, इसका सॉल्यूशन ये आ रहा है। इसके अलावा आपके प्रॉपर्ली टेस्ट कंडक्ट होते हैं। देखो, आप तैयारी कहीं से भी कवर कर लो, असल चीज एप्टीट्यूड में होती है मल्टीपल टेस्टिंग। तो बैजेस के अंदर सबसे खास फायदा आपके मल्टीपल टेस्ट कंडक्ट होंगे, जिन टेस्टों के अंदर आपको बार बार कोर्स रिवाइज करवाना, कोर्स कवर करवाना, कोर्स को कवर करने की टैक्टिक्स फॉलो अप करना, और उन टेस्टों को सेम आईबी के लेवल के ऊपर, आईबी के पास पेपर्स के ऊपर, सेम आईबी के अंदर जो रिसेंट ईयर्स के अंदर ट्रेंड्स आ रहे हैं उनके हिसाब से डिजाइन किया जाता है। तो वो चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पेसिफिकली इफ यू आर फ्रॉम आवर बैजेस तो आपको बहुत जल्द बहुत सारे सरप्राइज मिलेंगे। सबसे बड़ा सरप्राइज ये होगा कि भाई आपको बेतहाशा टेस्टों को एक्सेस मिल रहा होगा, वो टेस्ट आप आराम से बैठ के दो। इसके अलावा थर्ड नंबर के ऊपर कि भाई आप लोगों की प्रॉपर्ली जो मैथ्स है या इंग्लिश है उसकी डाउट क्लास भी कंडक्ट हो रही है कि भाई आपकी कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी, आप बिल्कुल अपने पर्टिकुलरली पोर्टल के ऊपर अपने आप टीचर से पूछ सकते हो, उससे कवर अप कर सकते हो। आपकी वो क्लास हम एक्स्ट्रा कंडक्ट करवा रहे हैं। आपकी जो भी प्रैक्टिस क्लास है, यानी कि जो टेस्ट के अंदर क्वेश्चन आया उसके सॉल्यूशंस भी आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। अच्छा, अगर आप बी कैट के बैच में आ रहे हो, बिजनेस यूनिवर्सिटीज के बैच में आ रहे हो, तो जितनी पाकिस्तान की बिजनेस यूनिवर्सिटीज है सारी की सारी उसमें कवर अप हो रही है। अगर आप इंजीनियरिंग के बैच में आ रहे हो तो जितनी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज हैं इंक्लूडिंग IBSCS उसमें हम कवर अप करवा रहे हैं, हमको अलग से कोई फीस नहीं देनी। तो मिनिमल फीस के ऊपर आपकी हर चीज की तैयारी हम इजीली कवर अप करवा रहे होंगे। हमारी क्लासेस का स्ट्रक्चर क्या होता है उसको मैं आगे चल के मैं डिफाइन बैक कर रहा हूं एक बहुत डिटेल के अंदर, तो उसको हम आगे चल के समझ भी लेंगे। रिमेंबर दिस थिंग, आईबी के टेस्ट की कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा होती है, इसलिए मैंने आपको बहुत डिटेल में बात समझाई कि देखो आईबी के टेस्ट के अंदर कहने को तो दो सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, एक आपके पास मैथ्स का सब्जेक्ट आ रहा है और एक इंग्लिश का सब्जेक्ट आ रहा है। कहने को तो आपके पास खाली दो सब्जेक्ट्स हैं आईबी के टेस्ट के अंदर, एक मैथ्स है और एक इंग्लिश है। मगर आज के बाद कोई बंदा अगर आपसे पूछे तो आप ये बात उसको डिफाइन कर सकते हो कि भाई मैथ्स का इंडिविजुअल कट ऑफ भी क्लियर करना है, इंग्लिश का इंडिविजुअल कट ऑफ भी क्लियर करना है, और उसके बाद भी जिंदगी आसान नहीं है, फिर टोटल कट ऑफ भी क्लियर करना है। मैंने ये बात आपको एग्जांपल्स के जरिए भी समझाई कि भाई मैथ्स का अगर कट ऑफ डिसाइड हुआ आईबी की तरफ से, अच्छा आईबी खुद डिसाइड करता है कि लेट सपोज आईबी ने कहा कि भाई मैथ्स का कट ऑफ 96 है, तो आपने 96 नंबर नहीं लेने भाई, आपने 96 से ज्यादा नंबर लेने हैं ताकि टोटल कट ऑफ मीट कर सको। इंग्लिश का अगर कट ऑफ 92 हुआ तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप इंग्लिश में 92 नंबर लेकर आओ, आप 92 से लाजमी तौर पे ज्यादा नंबर लेकर आओ ताकि टोटल कट ऑफ मीट कर सको। टोटल कट ऑफ फॉर एग्जांपल 216 का है, 218 का है, 220 का है, तो आपने वो भी लाजमी तौर पर मीट करना है। तो बताने का मकसद ये कि भाई आपको इंडिविजुअल गम के मैदानों को भी क्लियर करना है और टोटल गम के मैदान को भी क्लियर करना है, दोनों चीजें आपको क्लियर करनी होंगी, सही है ना। आपको ये चीज ध्यान में रखनी है। इसके अलावा अच्छा इसमें काफी सारी चीजें होती हैं जो कि आप ऑब्वियसली हमारे बैच में आओगे तो हमारे टीचर्स आपको डिफाइन भी कर रहे होंगे। इतना मुश्किल ये काम नहीं होता, इसको करने के स्ट्रेटेजीज होती हैं, करने का तरीकेकार होता है। फॉर एग्जांपल पेपर अटेम्प्ट करने की एक स्ट्रेटेजी होती है, पेपर को अटेम्प्ट करने का एक तरीकेकार होता है। सिंस आई एम ऑल्सो एन IBA ड्रॉप आउट, तो मैं बाद में फिर मेरी इंजीनियरिंग साइड पर मैं चला गया था, देन मेरा एक मास्टर्स US से अल्हम्दुलिल्लाह रहा। तो मैं आपको एक बेसिक बात बताऊं, तो IBA ड्रॉप आउट क्योंकि मैंने अपने जमाने में उसको ना सिर्फ क्लियर करा बल्कि एस करा। तो उसके बाद देन फिर मैं चूंकि इंजीनियरिंग साइड पर चला गया था फैमिली बैकग्राउंड की वजह से, देन फिर मेरा US चला जाने का हो गया था अपने मास्टर्स के लिए, MS के लिए एंड सो ऑन। बताने का मकसद ये है कि भाई आईबी के टेस्ट को फिर एस करने की स्ट्रेटेजीज होती हैं, जैसे कि भाई आप पहले सिर्फ आसान क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के ऊपर जाते हो, इजी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के ऊपर जाते हो। मैं अगर आपको आईबी के पेपर की स्ट्रेटेजी डिफाइन करूँ, कोई टीचर आपको डिफाइन नहीं करेगा। आईबी का जो पेपर होता है ना, इसके अंदर हमेशा जो पहले पेज के क्वेश्चन होते हैं, आईबी का टेस्ट होता है रिटर्न, पहले पेज के ऊपर जो स्टार्टिंग के 4 या 5 क्वेश्चन होते हैं एक्सट्रीमली डिफिकल्ट होते हैं, हमेशा मैथ्स के पोर्शन में हमेशा एक्सट्रीमली डिफिकल्ट होते हैं। तो हमेशा हम बच्चों को रिकमेंड करते हैं कि भाई स्टार्टिंग के पेज के तो क्वेश्चन आप देखो ही ना, या पहले पेज के जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो लाजमी तौर पे एक्सट्रीमली डिफिकल्ट होंगे, क्योंकि आप उसको गो थ्रू करो, आपको अटेम्प्ट नहीं करने स्टार्टिंग के कभी भी क्वेश्चन, आप वो हमेशा एंड के लिए रखो। आप पहले जो इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, फिर मॉडरेट क्वेश्चंस आ रहे हैं, और फिर एंड में डिफिकल्ट क्वेश्चंस के ऊपर जाओ। ये चंद बेसिक बातें होती हैं जो आपको मालूम होनी चाहिए, कोई बंदा आपको नहीं डिफाइन करेगा। ये बुनियादी चीजें जो आपको लाजमी तौर पे मालूम होनी चाहिए आईबीए के लिए, अगर आप आईबीए को अप्लाई कर रहे हो तो ये तमाम बातें हमारे टीचर्स आपको डिफाइन बैक करते हैं। देखो अल्हम्दुलिल्लाह इन दी लास्ट ईयर बेतहाशा बच्चों ने हमारे पास IBSCS में भी क्लियर करा, IBBB में भी क्लियर करा और पोजीशंस भी हासिल करी। ये बच्चे आप ही के जैसे घरों से बिलोंग करते हैं, इनमें से मतलब कई स्टूडेंट्स तो ऐसे हैं जो कि भाई कोई कश्मीर से था, कोई गिलगित बल्तिस्तान
सर्कमस्टांसेस था, कोई नॉर्मल स्टूडेंट था। ये सारी शक्लें अगर मैं शक्लों को बार बार शो करता हूँ, मुझे इसके पीछे बार बार इन बच्चों का जिक्र करता हूँ कि मुझे इन बच्चों पे फख्र है। अब देखो ये बच्चे कोई अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के अंदर था, ये कोई गिलगित बल्तिस्तान से था, कोई कहीं से था, कोई कहीं से था। तो बताने का मकसद क्या है कि भाई सिंपल तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह ये वो बच्चे आ रहे हैं जिन्होंने आप कैसे घरों से बिलोंग करते थे, कोई आसमान से नहीं आ रहा, इनकी शक्लें बिल्कुल आप जैसे नॉर्मल घरों से आ रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बेतहाशा ऐसे बच्चे हैं, बेतहाशा। हाजिक हुसैन वाज वन ऑफ दो स्टूडेंट जिन्होंने ना सिर्फ आईबीए के अंदर पहली पोजीशन हासिल करी, बल्कि आईबीएस सीएस के अंदर जो टॉपर था बेटा अपने टाइम का 292 के साथ, सैयद हसन अली आबदी हो, लाइबा बतूल हो, बेतहाशा ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने आईबीए के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह टॉप किया। सो द पॉइंट इज डेट कि भाई आप भी इन्हीं बच्चों जैसे हो, आपको आसमान से उतरे हुए नहीं हो। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बड़ी फायदेमंद होगी। इस वीडियो को आपने खुद भी देखना है, अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हमने आईबीए के तमाम पैटर्न को बहुत डिटेल में समझा है। अगेन लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि भाई अब सेट के लिए कोई मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है आईबीए के अंदर। अगर आप अप्लाई कर रहे हो आईबीए के अंदर सेट की बेसिस पे, तो फिर खुदारा टेस्ट भी लाजमी तौर पे दो, टेस्ट भी लाजमी तौर पे दो। अगर आप सेट की बेसिस पे भी अप्लाई करते हो तो टेस्ट लाजमी तौर के ऊपर दो, क्योंकि वो जमाने चले गए जब फाख्ता उड़ाया करते थे चिड़े हैं भाई, वो जो शेर है बड़ा मशहूर। तो बताने का मकसद क्या है कि भाई लाजमी तौर के ऊपर आप अगर एसएटी की बेसिस पे भी अप्लाई कर रहे हो तो टेस्ट लाजमी तौर पे दीजिए, क्योंकि अब मिनिमम कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं। या तो कोई बच्चा ऐसा ना जिसका एसएटी का स्कोर 1500 प्लस का आ जाए, है 1470 प्लस का आ जाए, तब तो कंफर्म एडमिशन उसका ऑब्वियसली एसएटी की बेसिस के ऊपर। अदरवाइज अगर आपका स्कोर 1300 प्लस का है तो फिर लाजमी तौर पे खुदारा टेस्ट भी दो और एसएटी भी दो, क्योंकि लास्ट ईयर राउंड 2 के अंदर भी जो एसएटी की बेसिस के ऊपर एडमिशन हुआ वो 1340 प्लस के ऊपर हुआ। तो अगर आपका 1300 का भी अब आ रहा है तो अब एडमिशन कंफर्म नहीं है, वरना पहले तो एक जमाना होता था जिस बच्चे का 1300 प्लस होता था उसका डायरेक्ट उसका आपके पास इंटरव्यू डायरेक्ट एडमिशन हो जाता था आईबी के अंदर। मगर लास्ट ईयर राउंड 2 में भी जब एसएटी का कंपटीशन कम हुआ उस वक्त भी 1340 प्लस के ऊपर हुआ है, 1300 प्लस के ऊपर नहीं हुआ। ये चीज़ जहन में रखें। तो खुदारा दोनों चीज़ों पे अप्लाई करें, और या तो आप टेस्ट के बेसिस के ऊपर ही जाएं, बट अगर आप एसएटी देना चाह रहे हैं तो फिर एसएटी प्लस टेस्ट दोनों को दें, ताकि आपका अगर एसएटी नहीं होता तो एटलीस्ट टेस्ट के बेसिस पर एडमिशन लाजमी तौर पे कंफर्म हो जाए। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद होगी, खुद भी देखें, लाजमी तौर पे दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आज आपके पास चल रही है सितंबर की याद, तो अगले 5 सितंबर तक आपके पास एक आपका टास्क होना चाहिए। तमाम यूनिवर्सिटीज के टेस्ट आपके पास जुलाई के अंदर जाके एंड हो जाएंगे। रिमेंबर दिस थिंग, तमाम यूनिवर्सिटीज के टेस्ट आपके पास सिर्फ ये 6 से 9 8 महीने आ रहे हैं, 6 से 8 9 महीने भी मैं नहीं कहूंगा, सिर्फ 6 से 8 महीने आ रहे हैं जिसमें आपको स्ट्रगल करनी है। खुदारा अपने दोस्तों को छोड़ो, दोस्तों के पीछे मत भागो, ये सारे दोस्त वापस आ जाएंगे जिंदगी में जब किसी मुकाम पे आप पहुंच जाओगे। ये सारी की सारी दोस्तियां रिश्तेदारियां वापस आ जाती हैं। मैं अपने बच्चों को हमेशा एक बात गाइड करता हूं कि देखो स्ट्रगल आपने करनी है, कोई टीचर घर पे आके हाथ पकड़ के नहीं पढ़ाने वाला। अब आप मैच्योरिटी के उस लेवल के ऊपर आ चुके चाहिए हो कि भाई जहां पे आपको मालूम है कि कल को आप जैसा परफॉर्म करोगे वैसी यूनिवर्सिटी में जाओगे, और जितनी अच्छी यूनिवर्सिटी में जाओगे उतनी अच्छी ग्रूमिंग होगी, उतनी अच्छी जॉब मिलेगी, उतनी अच्छी आप पाकिस्तान से बाहर एमएस के ऊपर जाओगे। भाई जर्मनी या इटली जाना बहुत सिंपल है, हर एक चला जाता है। अच्छी बात क्या है, यूएस से जाके अपना मास्टर्स करना, या ऑस्ट्रेलिया से जाके करना, या न्यूजीलैंड से जाके करना। हर एरा गैरा नतू गैरा इंग्लैंड में आपको मिल जाएगा, या जर्मनी इटली में आपको मिल जाएगा। मगर 100% स्कॉलरशिप के ऊपर यूएस जाना, या फिर पर्टिकुलरली ऑस्ट्रेलिया जाना या न्यूजीलैंड जाना इज समथिंग जो कि आज भी कई लोगों का ड्रीम होता है। उसके पीछे रीजन क्या है, क्या चीज स्टैंड आउट करती है इंसान की? वो स्टैंड आउट करती है इंसान की चीज उसकी मेहनत, कि आप कितनी अच्छी यूनिवर्सिटी से जा रहे हो, कितनी अच्छी सीजीपीए लेकर आ रहे हो, कितने अच्छे टीचर्स आपको मिलते हैं। अच्छी यूनिवर्सिटी में आपको अच्छे टीचर्स मिलेंगे जो कि आपको बताते हैं, जिनका खुद मास्टर्स बाहर से होता है, वो गाइड करते हैं आपको कि भाई आपने किस तरीके से क्या करना है। आप रिसर्च पेपर्स अपने बैचलर्स के अंदर बैठ के लिख रहे होते हो। उन तमाम पैटर्न को चलने के लिए आपको अभी मेहनत करनी है। ये 6-7 महीने सिर्फ पढ़ाई करने के हैं, सिर्फ पढ़ाई करने के। मैं ये नहीं कहता कि इसके बाद जिंदगी आसान है, नहीं, जिंदगी कभी भी आसान नहीं है बेटा। कल को यूनिवर्सिटी लाइफ में जाओगे, वहां पे अलग टेंशन होगी, अच्छी कॉर्पोरेट जॉब की, बाहर से मास्टर्स करने की, वहां पे चले जाओगे, फिर एक नई स्ट्रगल होगी। अमेरिका पहुंच गए, अब पीआर लेनी है, H1B वीजा लेना है, वो एक अलग स्ट्रगल का लेवल है। H1B वीजा ले लोगे, फिर तुम्हें ग्रीन कार्ड चाहिए होगा, है, फिर लॉटरी के अंदर आपको बार बार नाम निकलवाना है, 5 साल में एक दफा होती है, 3 साल में एक दफा होती है, नाम आ गया तो ठीक है, वो भी कर लिया। फिर उसके बाद आपको पासपोर्ट चाहिए होगा। तो जिंदगी में कभी स्ट्रगल नहीं खत्म होगी, याद रखिएगा। तो भाई आप अगर मुझे अपने टीचर समझते हो तो मैंने उन तमाम प्रोसेस को अपने ज़माने में देखा। मैं उस लेवल से आपको बता रहा हूँ, सिर्फ एक नॉर्मली एप्टीट्यूड टीचर के रेफरेंस से नहीं बता रहा। तो आई रियली वांट कि आप कामयाब हो। कामयाब होने के लिए पहला स्टेप क्या है, आज जिस फेज में खड़े हुए उस फेज को एक्सेप्ट करो, उस फेज के ऊपर तैयारी करना स्टार्ट करो। देखो आपके पास सितंबर है, अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर है, ये जो आपके 4-5 महीने गोल्डन मैथ आपके पीरियड है। क्यों? क्योंकि देखो आप में से वो तमाम बच्चे जो इस वक्त एफएससी के अंदर मौजूद हैं, या फिर वो बच्चा जो ए लेवल से मौजूद है, अगर आप मई जून सीरीज दे रहे हो, तो अभी आपके पास बहुत बड़ा टाइम पीरियड पड़ा हुआ है
कहां के लिए? दिसंबर तक। तो भाई हमारे बैचेस के अंदर सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपका एक दफा कंप्लीट कोर्स हम दिसंबर तक एंड करवा देंगे। देखो बैच का फायदा क्या होता है, मैं आपको उसके पीछे एक छोटी सी रीजन भी बता देता हूं कि भाई हमारे बैचेस के अंदर सबसे बड़ी खास चीज आपको क्या मिलती है। कैलकुलेटर के बगैर तमाम ट्रिक्स आपको सिखाई जाती हैं। इधर आप स्टैंड आउट कर रहे हो नस्ट के लिए, ताकि आप स्टैंड आउट कर सको नस्ट के लिए, फास्ट के लिए, जीआईकेआई के लिए, यूईटी के लिए, एनईटी के लिए, मेरान के लिए, कॉमसेट्स के लिए, आईबीए लम्स के लिए, या फिर अगर कोई बच्चा प्री मेडिकल बैकग्राउंड के ऊपर वो एमडी कैट के लिए आ रहा है तो एमडी कैट के हमारे बैचेस अलग होते हैं, बिजनेस यूनिवर्सिटीज के अलग होते हैं, एसटी के लिए अलग होते हैं। तो बताने का मकसद ये है कि भाई आप लोगों को कैलकुलेटर के बगैर सारी ट्रिक्स सिखाई जा रही होती है फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड नंबर के ऊपर प्रॉपर्ली लाइव क्लासेस कंडक्ट होती हैं, और ये लाइव क्लासेस पाकिस्तान की टॉप प्रीमियम फैकल्टी आपकी लेती है। मैं आपको अपनी क्लासेस का एक शेड्यूल डिफाइन कर देता हूं। हमारी क्लासेस होती कैसे हैं कि भाई देखो हमारी क्लासेस के अंदर सबसे खास बात क्या है, जो अक्सर बच्चे पूछते हैं ना, सर क्या रीजन है कि आपकी नस में ही पोजीशन है, क्या रीजन है कि फास्ट में ही पोजीशन है, क्या रीजन है कि जीआईके में इतनी पोजीशन है, यूईटी में है, हर यूनिवर्सिटी के अंदर अगर हमारे पास से पोजीशन है तो उसके पीछे रीजन क्या है, मैं आपको रीजन जरा डिफाइन करता हूं। कि देखो हमारे पास जो बच्चा आता है एप्टीट्यूड के लिए, कहीं पे भी जो बच्चा जाता है एप्टीट्यूड के लिए, दो तरीके का बच्चा होता है। पहले आप बेसिक डिफरेंस को समझो। एप्टीट्यूड करने वाला दुनिया में दो तरीके का बच्चा है। एक वो बच्चा है जो कि आपके पास अभी फ्रेश बच्चा है, जिसको हम रेगुलर स्टूडेंट कहते हैं। रेगुलर स्टूडेंट का मतलब क्या है? ये वो बच्चा है जो इस वक्त अभी सेकंड ईयर में मौजूद है। ये वो बच्चा है जो इस वक्त अभी सेकंड ईयर में मौजूद है, या फिर ए लेवल्स के A2 के अंदर मौजूद है। वाइल ऑन दी अदर एंड हमारे पास एप्टीट्यूड के अंदर एक वो बच्चा है जो इंप्रूवर है, यानी कि ये वो बच्चा है जो कि आया अभी एडिशनल मैथ्स के पेपर दे रहा है, या फिर ये वो बच्चा है जो कि गैप ईयर के ऊपर बैठा हुआ है, या ये वो बच्चा है जिसको लास्ट ईयर सही गाइडेंस नहीं मिली, या ये कोचिंग वाले माफियाज के हत्थे चढ़ गया, 80,000 रुपए भी जाया किए, छुप छुप के हमारे यूट्यूब से ही पढ़ रहा था बैठ के, और फिर अब इसकी एडमिशन भी कहीं नहीं हुआ। तो ये वो बच्चा है जिसके पास ज्यादा टाइम अवेलेबल है। जो रेगुलर स्टूडेंट है ये वो बच्चा है जो इस वक्त सेकंड ईयर पढ़ रहा है, सेकंड ईयर किसी कॉलेज जाता है, कोचिंग जाता है, तो इसका टाइम वहां पे यूटिलाइज हो रहा है। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि अभी सेकंड ईयर में मौजूद हैं, जो कि अभी ए लेवल्स के अंदर मौजूद हैं, वो यही कहते हैं कि सर अभी तो हम अपने सेकंड ईयर के अंदर हैं, हमें कॉलेज जाना है, कोचिंग जाना है, एकेडमी जानी है, या फिर सर मैं ए लेवल्स के अंदर हूं, मुझे ए लेवल से कॉलेज जाना है सुबह के अंदर, या फिर एकेडमिक ट्यूशन क्लासेस लेनी है, तो सर मेरा टाइम कैसे मैनेज होगा? सर वो सेकंड ईयर का तो रिजल्ट ही नहीं आया, वो पता ही नहीं अप्लाई कैसे करना है। तो भाई ये बच्चा सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है अप्लाई करने का, ये अभी से तैयारी स्टार्ट करनी है। और एक बच्चा वो है जो इंप्रूवर वाला है, जो एडिशनल मैथ्स दे रहा है, या गैप ईयर वाला बच्चा है। एक बच्चा हमारे पास ये आ रहा है। अब जरा गौर से बात समझिएगा कि भाई इन दोनों बच्चों के लिए हमारे पास खसूसी क्लासेस होती हैं। कैसे? कि भाई वो बच्चा जो इस वक्त सेकंड ईयर में मौजूद है, उसका सबसे बड़ी डिफिकल्टी क्या होती है? सर मैं सेकंड ईयर मैनेज कैसे करूंगा, सर अभी तो रिजल्ट ही नहीं आया हुआ फर्स्ट ईयर का। भाई पाकिस्तान की कोई यूनिवर्सिटी हो, वहां पे फर्स्ट ईयर की मिनिमम परसेंटेज 60 होनी चाहिए। फर्स्ट ईयर में 80% तो लेकर आ जाओगे ना, और कुछ यूनिवर्सिटीज तो ऐसे जहां पे 50 होनी चाहिए। बाकी हर यूनिवर्सिटी के अंदर एप्टीट्यूड टेस्ट क्लियर करना है आपको, हर यूनिवर्सिटी के अंदर एप्टीट्यूड टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करना है आपको, हर यूनिवर्सिटी के अंदर मैक्सिमम एप्टीट्यूड टेस्ट के नंबर स्कोर करने हैं। अक्सर एक बच्चा मुझसे क्वेश्चन पूछता है, सर वो टेस्ट के अंदर कितने नंबर आने चाहिए, जीआईकेआई के, फास्ट के, या नस के? तो भाई मैक्सिमम का मतलब ये कि अगर तुम नस के अंदर 200 नंबर का टेस्ट है, तुम 200 में से 190 का टारगेट रखोगे तो 160 के ऊपर पहुंच सकोगे, 150 पे पहुंच सकोगे। भाई नस के अंदर 170 प्लस पे पोजीशन होती है। इस दफा हमारे पास पोजीशंस हैं नस के अंदर, जो पूरे पाकिस्तान से डिजाइन एप्टीट्यूड के अंदर आर्किटेक्चर में दूसरी पोजीशन अदीना खान, उसके नस का स्कोर 162 था। नस के अंदर जो पूरे पाकिस्तान से तीसरी पोजीशन है, उसका नाम है बेटा आफिया रफाकत, पंजाब के एक गांव देर से बिलोंग करती है, खारिया के पास ये वाकई है। उसकी नस के अंदर 172 का स्कोर था। बताने का मकसद क्या है कि भाई आप जब खुदा ने आपको कुदरत दी है कि जब आप आसमान की तरफ जाके टारगेट करते हो ना, तो फिर आप चांद तक पहुंच पाते हो। आसमान को अगर टारगेट करोगे तो चांद तक पहुंचने की जुस्तजू आपकी कंप्लीट हो सकेगी। वो एक बड़ा मशहूर शेर है कि तुम जुस्तजू जो रखोगे आसमान की, तो तुम पहुंच सकोगे कहां तक? चांद तक। तो आपका हमेशा टारगेट मैक्सिमम होना चाहिए पहले नंबर पे। फर्स्ट ईयर के अंदर आपकी अगर कम परसेंटेज भी है तो कोई मसले की बात नहीं है। हर यूनिवर्सिटी के अंदर एप्टीट्यूड टेस्ट ना सिर्फ क्लियर करना है, बल्कि उसमें अच्छे नंबर भी देने हैं। और एप्टीट्यूड टेस्ट आपके इंटर या ए लेवल से ज्यादा एडवांस होता है और ज्यादा टफ होता है। मैं अक्सर ये बात एक्सप्लेन करता हूं कि भाई एप्टीट्यूड टेस्ट की खास बात क्या है। एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर हर यूनिवर्सिटी का अपना एप्टीट्यूड टेस्ट है और इसको क्लियर करना कंपलसरी है। और अगर आपने हमारे बताए गए मेथड के ऊपर पाकिस्तान के सबसे कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम है वो नस्ट का है, अगर आपने उस लेवल की तैयारी कर ली, मैं गारंटी देता हूं कि आप जीआईकेआई हो, फास्ट हो, एनईडी हो, मेरान हो, यूईटी हो, आईबीए हो, कोई भी यूनिवर्सिटी, उसमें आप पोजीशन लेकर आओगे। क्योंकि एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर होते हैं एमसीक्यूज, और ये एमसीक्यूज आपको विद इन सेकंड्स पे करने हैं। मैं इसकी एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल कि भाई नस के अंदर आपके पास जो टोटल एमसीक्यूज आ रहे हैं 200 आ रहे हैं,
जबकि जो आपको टाइम अलाउड है सिर्फ 180 मिनट का है। अब इन 200 एमसीक्यूज में मल्टीपल सब्जेक्ट्स हैं। अब आप सोचो कि जब आप ए लेवल्स के अंदर थे या इंटरमीडिएट के अंदर हो, आप पूरा साल पढ़ते हो डिफरेंट सब्जेक्ट्स को, मगर जो टेस्ट डे होता है उसमें सिर्फ लेट सपोज फिजिक्स का टेस्ट है, तो जब फिजिक्स का 3 घंटे का टेस्ट चल रहा है तो आप क्या उस फिजिक्स के टेस्ट के दौरान सोचोगे यार वो तर्जमातुल कुरान के अंदर फलानी हेडिंग क्या थी, यार वो पीएसटी के अंदर फलानी हेडिंग क्या थी, यार वो माशरती अलूम का क्या टॉपिक था। भाई जिस दिन फिजिक्स का आपका ए लेवल्स का एग्जाम है, फाइनल एग्जाम है आपका कैम्ब्रिज का, या जिस दिन आपका एफएससी का फाइनल एग्जाम है, क्या उस दिन आप फिजिक्स का अगर एग्जाम है तो आप क्या उर्दू के बारे में सोचोगे, मैथ्स के बारे में सोचोगे? नहीं, आप बोलोगे भाड़ में गया यार, जिस दिन उसका टेस्ट होगा उसके बारे में उस दिन देखूंगा ना। तो मगर एप्टीट्यूड के अंदर क्या होता है, मल्टीपल सब्जेक्ट्स को आपको विद इन अ शॉर्ट टाइम पीरियड अटेम्प्ट करना है, मल्टीपल सब्जेक्ट्स को एक साथ अटेम्प्ट करना है। तो यहां पे हवासों पे काबू पाना बहुत जरूरी होता है, इसके लिए प्रॉपर प्रैक्टिस होनी चाहिए। देखो अक्सर बच्चे पूछते हैं सर वो यूट्यूब पे भी तो आपके लेक्चर्स गिवन है, वहां से कोई तैयारी कर ले। भाई यूट्यूब से मुझसे पूरे पाकिस्तान का बच्चा पढ़ता है, जितने डिटेल्ड लेक्चर, जितने बेहतरीन लेक्चर आपको मेरे यूट्यूब पे मिलेंगे और कहीं नहीं मिलेंगे। प्रॉपर पास पेपर्स भी होते हैं, हर चीज होती है, मगर प्रैक्टिस नहीं है। भाई YouTube से पढ़ के फेल हो गए, क्योंकि भाई YouTube पे प्रैक्टिस थोड़ी हो रही है, हमारी एप्लीकेशन के ऊपर आपको हर चैप्टर की प्रैक्टिस भी हो रही है, प्रैक्टिस क्लास कंडक्ट एक प्रॉपर प्रोफेसर कर रहे हैं, जिसको मैं भी एक्सप्लेन भी करूंगा। मगर बताने का मकसद क्या है कि भाई YouTube सिर्फ लेक्चर्स हैं, उसकी कोई प्रैक्टिस नहीं है, कोई गाइडेंस नहीं है, कोई प्रॉपर टॉपिकल पास पेपर्स आपको नहीं मिल रहे, हर चैप्टर की प्रैक्टिस शीट नहीं मिल रही, हर क्लास की प्रैक्टिस शीट सॉल्व नहीं हो रही, हर क्लास की प्रैक्टिस शीट के आपको जो क्वेश्चन प्रैक्टिस शीट में मौजूद है वो सॉल्व नहीं करवाए जा रहे, प्रॉपर आपके एफएलपी और टेस्ट कंडक्ट नहीं हो रहे, उन टेस्टों के भी प्रॉपर सोल्यूशन नहीं बताया जा रहा। ये बहुत एक डिफरेंट चीज है भाई, हम ये तमाम चीजें आपको ऑफर कर रहे हैं अपने बैच के अंदर। सेकंड नंबर के ऊपर कि भाई ये 200 एमसीक्यू जो नस के आ रहे हैं इसको 180 मिनट के टाइम पीरियड पे करना है। नस में कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, फास्ट में अलाउ नहीं है, यूईटी में अलाउ नहीं है, आपके पास कॉन्सेप्ट्स में अलाउ नहीं है, आपके पास मेहरान में अलाउ नहीं है, आईबी में अलाउ नहीं है। तो यानी कि कैलकुलेटर के बगैर पूरी मैथ्स करनी है, फिजिक्स करनी है, इंग्लिश करनी है, या फिर अगर जिन यूनिवर्सिटीज में केमिस्ट्री कंप्यूटर आती है वो कैलकुलेटर बगैर करनी है सारी की सारी। तो यहां पे ट्रिक्स का आना बहुत जरूरी है। तो भाई एप्टीट्यूड इज ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट, और उस टाइम को आप कैसे मैनेज कर रहे हो, ट्रिक्स को कैसे अप्लाई कर रहे हो। आपके पास लेट सपोज मैं एग्जांपल देता हूं, एक क्वेश्चन है हमारे पास, बड़ा मशहूर एक क्वेश्चन है हमारे पास, एक इंटीग्रेशन का एक क्वेश्चन है, हर यूनिवर्सिटी के अंदर आता है। अब ये क्वेश्चन है x की पावर के अंदर sin x का होना। अब ये क्वेश्चन जो है ना बेटा, ये क्वेश्चन अगर आप नॉर्मल एफएससी मेथड पे सॉल्व करोगे ना तो आपका पूरा एक पेज काला हो जाएगा कि भाई पहले आप इसको सपोज करवाओगे y के ऊपर, फिर दोनों तरफ ln को अप्लाई करवाते हो, फिर उसके बाद क्या करोगे आप ln की प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे, पावर पहले आ जाएगी, फिर आप दोनों तरफ पर्टिकुलरली डेरिवेटिव को अप्लाई करोगे, फिर राइट हैंड साइड के ऊपर डेरिवेटिव की आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे, मल्टीप्लीकेशन फॉर्मूला, फिर उसको सिंप्लीफाई करवाओगे, फिर लेफ्ट हैंड साइड पे ln y का डेरिवेटिव लोगे, फिर y वाली टर्म्स की फॉर्म में लिखोगे, तो सुबह से शाम हो जाएगी। वाइल इसको सॉल्व करने की एक शॉर्टकट होती है एप्टीट्यूड के अंदर। मैंने इतनी बड़ी बात करी, अब मैं एप्टीट्यूड की शॉर्टकट सिखाऊं इसकी एप्टीट्यूड की शॉर्टकट क्या है कि भाई एप्टीट्यूड में शॉर्टकट होती है, एक दफा आपने अपने क्वेश्चन को रेडिट लिखा, फिर सिंपल तरीके से पावर में आने वाले फंक्शन को लिखा, फिर डिवीजन बेस वाले फंक्शन को लिखा, फिर जो भी आपका बेस वाला फंक्शन था इसका डेरिवेटिव ले लो, तो एक्स्ट्रा डेरिवेटिव x से 1 हो गया, प्लस का साइन लगाया, जिस टर्म का आपने जो भी आपके पास ये बेस वाला फंक्शन था वो ln के फंक्शन के तौर पे आएगा, और अब पावर में आने वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ले लोगे तो साइन एक्स्ट्रा डेरिवेटिव हो गया cos x के बराबर, विद इन सेकंड्स पे आंसर आ गया। इस तरीके से काफी सारी ट्रिक्स हैं। लेट सपोज एक क्वेश्चन होता है हमारे पास इंटीग्रेशन sin स्क्वायर x into dx, इसको अगर नॉर्मल मेथड पे सॉल्व करोगे तो इसको आप ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज के ऊपर सॉल्व करते हो एफएससी लेवल के ऊपर, मगर इसको सॉल्व करने की एक शॉर्टकट है, और ये क्वेश्चन तो जीआईकेआई में इतना ज्यादा आता है, फास्ट में इतना ज्यादा है बता नहीं सकता। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यूज है। आप मेरी जीआईके की वीडियो देखना, फास्ट की देखना और नस की देखना, तीनों में मैंने बताया हुआ होगा। मैंने बड़ी मेहनत करी है इस पूरा साल, मैंने बहुत एफर्ट्स करी हैं। नस के नेट 1 के सारे पेपर्स, नेट 2, नेट 3, नेट 4, जीआईके के, फास्ट के, उसके समारात फिर मिले ना, पोजीशन आई अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाई बच्चों को सबसे पहले बैच के बच्चों को मिलती है। अब जैसे एक क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने की विद इन सेकंड के ऊपर एक शॉर्टकट है। वो शॉर्टकट क्या है कि भाई जो भी सिंपल तरीके से क्या करोगे, sin स्क्वायर x अगर आ रहा है तो sin स्क्वायर x को सॉल्व करने की ट्रिक ये होती है कि सिंपल तरीके से 1/2 का 1/2 लिखा, जो भी वेरिएबल यहां पर आ रहा है, तुम्हारा एंगल आ रहा है वो रेडियस यहां पर आएगा, सही है, फिर माइनस का साइन, अगर sin स्क्वायर का क्वेश्चन आ रहा है तो माइनस का साइन, फिर अगेन 1/2 का 1/2, जो भी वैल्यू तुम्हारे एंगल में मौजूद है, जैसे यहाँ पे सिंपल 1x मौजूद है तो जो भी वैल्यू मौजूद है उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, तो 1 into 2 2 बन गया, और ऊपर जाके साइन का साइन, और जो भी वैल्यू ब्रैकेट में रखी थी वो यहाँ पे आ जाएगा रेडियस प्लस का सी के साथ। तो ये ट्रिक्स होती हैं डिफरेंट, मैंने अभी बहुत आपको रैंडमली बताई है, बट बताने का मकसद क्या, डिफरेंट ट्रिक्स होती हैं। अब अगर मैं इसको नॉर्मल मेथड पे सॉल्व करता तो पहले ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी से ब्रेक करते। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज का फॉर्मूला होता है कि भाई सिंपल तरीके से आपने 1 + cos 2x पे करना है, 1 - cos 2x पे करना है, सो ऑन, तो वो उस पे जाता, फिर इंटीग्रेशन अप्लाई होती है, सो ऑन।
डायरेक्टली कुछ ट्रिक्स होती हैं। तो बताने का मकसद ये है कि भाई अगर आप अभी सेकंड ईयर में मौजूद हैं तो खुदारा एप्टीट्यूड की तैयारी करने का यही टाइम है। आप में से अक्सर बच्चों के जहनों में गलत फहमी होती है कि सर एप्टीट्यूड की तैयारी तो सर हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी दिसंबर के बाद जब पेपर्स का रिजल्ट आ जाएगा। भाई फर्स्ट ईयर के पेपर्स या सेकंड ईयर के जो पेपर्स आपके रिजल्ट आता है वो आता है अगस्त सितंबर में जाके। हर यूनिवर्सिटी के अंदर फर्स्ट ईयर की मिनिमम परसेंटेज खाली चाहिए होती है, बाकी एप्टीट्यूड टेस्ट की बेसिस पे हर जगह पे एडमिशन होता है पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो अक्सर बच्चे इग्नोर कर देते हैं वो ये है कि भाई आप लोगों के सेकंड ईयर के पेपर्स जाके एंड होंगे मई के अंदर। आप लोगों के सेकंड ईयर के पेपर्स जाके एंड होंगे मई के अंदर, सही है। उसके बाद फिर प्रैक्टिकल्स होते हैं, 15 से 20 दिन आपके प्रैक्टिकल चलते हैं, सही है। तो आप तकरीबन फारिग होते हो मई के एंड तक। आपके पास सिर्फ जून का महीना होता है और इस महीने के अंदर आपको फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि आपने तैयारी कैसे करनी है। तो भाई ये आपके पास इंतहाई बेवकूफाना अमल होता है। इस चीज के ऊपर अगर तैयारी करोगे एक महीने पे, मैं गारंटी देने को तैयार हूं मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज के टेस्ट में आप फेल करोगे। भाई मई के बाद अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपके पास सिर्फ एक महीना है। जून के एंड में फास्ट का टेस्ट भी है, जुलाई का टेस्ट भी है, नस का नेट नंबर 4 भी आ रहा है आपके पास में पर्टिकुलरली वहां पे एनईटी का राउंड नंबर 2 आ रहा है, मैरान का राउंड नंबर 2 आ रहा है। जून के स्टार्ट के अंदर आपके पास यूईटी का राउंड नंबर 1 आ रहा है, एनटीएस तो आपके मैक्सिमम टेस्ट निकल चुके हैं। तो भाई अभी आपका टाइम है तैयारी करने का, अभी आपका टाइम है तैयारी करने का। क्यों? मैं उसके पीछे बार बार आपको रीजन बता रहा हूं क्यों। क्योंकि बेटा देखो आपके पास आपका जो सितंबर से लेके ये जो अगस्त सितंबर अक्टूबर से लेके दिसंबर तक का टाइम होता है, ये वो टाइम होता है जहां पे आपके नॉर्मली एफएससी के अंदर इतने कोई प्रीलिम्स नहीं होते, आपके स्टैंडअप्स या मॉक टेस्ट नहीं होते। हाँ, जिस बच्चे का अक्टूबर नवंबर सीरीज के अंदर अभी टेस्ट आ रहा है ए लेवल्स का, उसके जरूर होंगे, उसका समझ में आता है। मगर जो बच्चा मई जून सीरीज का अटेम्प्ट कर रहा है तो आपका थोड़ी है, आपके पास तो मैक्सिमम टाइम अवेलेबल है, अभी आपके पास मैक्सिमम टाइम अवेलेबल है। इसीलिए हमारे कोर्स में, हमारे बैच के अंदर तमाम बैचेस में एक दफा कंप्लीट कोर्स हम दिसंबर तक कवर करवा देंगे, उसके बाद फिर मल्टीपल टाइम कोर्स कवर होगा। तो आप सोचो एक वो बच्चा जो जनवरी में आता है तैयारी करने के लिए और एक वो बच्चा जो अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर में आता है, तो भाई इन दोनों बच्चों में डिफरेंस क्या है? फीस दोनों सेम देंगे, फीस दोनों के दोनों बच्चे सेम देंगे 7,500 रुपए। मगर डिफरेंस क्या है कि भाई इस बच्चे का एक दफा ना सिर्फ कोर्स कवर हो गया, सही है, मगर फिर मल्टीपल टाइम रिवाइज भी हो गया। वाइल जो जनवरी में आ रहा है उसका पहली दफा कोर्स मार्च के एंड में जाके एंड होगा, अप्रैल में जाके एंड हो रहा होगा, मार्च में एंड अप हो रहा होगा, उसका एक दफा कोर्स कवर होगा। जबकि वो बच्चा जो स्टार्टिंग से बैठा हुआ था वो ना सिर्फ उसका एक दफा कोर्स कवर हुआ बल्कि वो इनके साथ दोबारा प्रैक्टिस कर रहा है, दोबारा चीजों को गो थ्रू कर रहा है, दोबारा चीजों को रिवाइज कर रहा है। तो भाई दोनों में बहुत डिफरेंस होगा। जाहिर सी बात है, मैं अगर आपको एक सिंपल सी बात बताऊं, मैं आपको एक बेसिक स्टैट्स बताऊं, जो बच्चा टॉप करके आता है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर, ये टॉपर्स बैच का बच्चा होता है, ये पहले स्टार्टिंग के बैचेस का बच्चा होता है, ये वो बच्चा होता है जो स्टार्टिंग से बैठ के पढ़ रहा होता है, इसने मैक्सिमम तैयारी अपने स्टार्टिंग के बैचेस से कर चुका होता है। अब जाहिर सी बात है जब मल्टीपल टाइम चीजों को रिवाइज करता है, थाउजेंड्स ऑफ एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करता है, एफएलपीज बार बार देता है, नस के नेट 1 से पहले एफएलपीज अलग होंगे, उससे पहले हर यूनिवर्सिटी के टेस्ट के अलग एफएलपीज लेंगे, उनके पास पेपर्स के टेस्ट अलग होंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट अलग होंगे। तो जाहिर सी बात है ये बच्चा हमेशा स्टैंड आउट करेगा उसके मुकाबले में जो मई से तैयारी स्टार्ट करेगा। जो मई से तैयारी स्टार्ट करेगा तो क्लियर कर ले, बड़ी बात है यार, हमें खुशी होगी। मगर जो बच्चा स्टार्टिंग से करेगा उसकी ऑब्वियसली लेवल ऑफ एजुकेशन अलग होगा। मैंने एक चीज डिफाइन कर दी। अच्छा, दूसरे नंबर के ऊपर जैसे कि हमने कहा कि भाई आपको बैच में ऐसी खास बात क्या मिलती है, मैं आपको वो भी डिफाइन कर देता हूं कि देखो भाई दो तरह का बच्चा, एक रेगुलर बच्चा, एक इंप्रूवर बच्चा है। रेगुलर बच्चा वो है जो कि वीक डेज में नॉर्मली बिजी है या फिर वीकेंड पे बिजी है तो वीक डेज में फ्री है। इंप्रूवर बच्चा, ये गैप ईयर वाला बच्चा वो है, इसके पास पूरे हफ्ते का टाइम अवेलेबल है। तो हमारे पास सबसे खास चीज क्या होती है जो कि मैं हमेशा बच्चों को बताता हूं कि भाई हमें क्यों चूज कर रहे हो, किसी और इदारे के पास नहीं जाना खुदारा। पहले नंबर के ऊपर एक तो इदारे की सिर्फ एक यूनिवर्सिटी में पोजीशन होगी, 2 यूनिवर्सिटी में पोजीशन होगी। नस में 170 प्लस का कंसेक्यूटिव स्कोर है हमारा 3 सालों के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह। जीआईके में 3 सालों में टॉप पोजीशंस है, यूईटी में 3 सालों में टॉप पोजीशंस है, एनईटी के अंदर पिछले कई सालों में टॉप पोजीशंस है, फास्ट में कई सालों में टॉप पोजीशंस है। तो बताने का मकसद ये है कि भाई पहले नंबर के ऊपर फैकल्टी, दूसरे नंबर के ऊपर हमारा जो स्केड्यूल है वो स्केड्यूल कैसे डिजाइन किया गया है। हमारा स्केड्यूल इस तरीके से डिजाइन किया गया है चूंकि हमारे पास इस मुल्क के हर जिले से, हर गांव से, हर शहर से बच्चा आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करमो एहसान है कि इस मुल्क का कोई ऐसा जिला, कोई ऐसा गांव, कोई ऐसा शहर नहीं होगा जहां से हमारा बच्चा मौजूद ना हो, चाहे वो कश्मीर हो, केपीके हो, पंजाब हो, सिंध हो, बलूचिस्तान हो। उसके पीछे मैं आपको रीजन बता देता हूं। रीजन ये है कि भाई हमारे पास हर सब्जेक्ट के ऊपर 2 टीचर्स हमारे बैचेस के अंदर पढ़ा रहे हैं। यानी कि टॉपर्स के बैच की खास बात क्या है, हर सब्जेक्ट के 2 प्रोफेसर लेवल के। यानी कि मैं एग्जांपल देता हूं, लेट सपोज हमारे पास एक सब्जेक्ट है मैथ्स का। अब देखो हमारे पास क्या है कि भाई हमें चूंकि दिसंबर में एक दफा कोर्स कवर करना है ताकि तमाम बच्चे नस का नेट नंबर 1 दें, हमारी कोशिश ये है। तो भाई एक दफा कोर्स चूंकि कवर करना है दिसंबर में, तो भाई मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं मैथ्स के सब्जेक्ट के ऊपर कि भाई हमारे पास फर्स्ट ईयर मैथ्स एप्टीट्यूड जो है, फर्स्ट ईयर मैथ्स एप्टीट्यूड, भाई एप्टीट्यूड में ऑल्दो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर नहीं होता, बट हमने कुछ क्लासिफिकेशन आपके लिए मैं कर रहा हूं आसान भाषा में कि फर्स्ट ईयर मैथ्स एप्टीट्यूड है जिसमें सीक्वेंस सीरीज है, ट्रिगोनोमेट्री है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी है, रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है, सेट्स है, ग्रुप्स है, मैट्रिसेस है, बायनोमियल थ्योरम एंड इंडक्शन है, ग्राफ
ग्राफ्स एंड सो ऑन, ये फर्स्ट ईयर मैथ्स एप्टीट्यूड है। और फिर हमारे पास सेकंड ईयर मैथ्स एप्टीट्यूड है जिसके अंदर डेरिवेटिव है, इंटीग्रेशन है, कैलकुलस आ गई यानी कि लिमिट्स आ गई, फंक्शन एंड ग्राफ्स आ गए, एनालिटिकल ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आ गई, कॉनिक सेक्शन आ गया, वेक्टर्स आ गए एंड सो ऑन। सही है ना? तो अब बताने का मकसद ये है कि भाई हर सब्जेक्ट के दो प्रोफेसर हैं। एक प्रोफेसर जो होंगे ये क्लास अपनी कंडक्ट कर रहे हैं वीकडेज के ऊपर यानी कि मंडे वेडनेसडे, सही है। और एक प्रोफेसर हमारे पास है जो कि सेकंड ईयर मैथ्स एप्टीट्यूड कवर करवा रहे हैं सैटरडे संडे वाले दिन। अब इसका फायदा क्या है कि देखो रेगुलर स्टूडेंट जो है ना, जो बच्चा इस वक्त कॉलेज में मौजूद है, किसी एकेडमी जाता है या फिर पर्टिकुलरली कोचिंग सेंटर जाता है, यानी कि वो अपने सेकंड ईयर को टाइम दे रहा है, तो भाई उन बच्चों को हमने फैसिलिटी प्रोवाइड करी कि भाई आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको जिन टाइमिंग के अंदर आसानी लगे, आपको वीकडेज की क्लासेस लेनी है वीकडेज की क्लास ले लो, आपको वीकेंड वाली क्लासेस लेनी है क्योंकि वीकेंड के ऊपर टोटली अलग फैकल्टी पढ़ा रही है, वीकडेज पर अलग पढ़ा रही है। वीकडेज के ऊपर अगर फर्स्ट ईयर मैथ्स चल रहा है एप्टीट्यूड के अंदर तो वीकेंड्स के ऊपर सेकंड ईयर मैथ्स एप्टीट्यूड चल रहा है। अगर वीकडेज के ऊपर सेकंड ईयर फिजिक्स एप्टीट्यूड चल रहा है तो वीकेंड्स के ऊपर आपके पास फर्स्ट ईयर फिजिक्स एप्टीट्यूड चल रहा होगा। सही है? तो बताने का मकसद कि हमने बच्चों को ऑप्शन प्रोवाइड करा पाकिस्तान में पहली दफा कि भाई हमने आपको दोनों चीजें प्रोवाइड कर दी, यानी कि भाई आपकी अगर वीकडेज के ऊपर लेट सपोज कोई क्लास आपकी मिस हो रही है, आपको लगता है कि भाई स्केड्यूल की वजह से मैनेज नहीं कर सकोगे, तो कोई मसले की बात नहीं है, आप किसी एक चीज को अटेम्प्ट कर लो। अदरवाइज अगर आप दिसंबर तक चाहते हो आपका कोर्स कवर हो तो फिर आपने दोनों को अटेम्प्ट करना है। दूसरे नंबर के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि वो बच्चे जो चाहते हैं कि भाई उनका कोर्स आराम से जनवरी फरवरी तक एंड हो तो फिर दोनों की क्लासेस को लेंगे। देखो वो बच्चे जो चाहते हैं कि उनका कोर्स दिसंबर तक एंड हो तो दोनों की क्लासेस लेंगे, बट वो बच्चे जो चाहते हैं कि भाई वो नहीं आराम से भी सेकंड ईयर भी फोकस करे, एप्टीट्यूड भी फोकस करे, तो वो किसी एक टीचर की एक प्रोफेसर की क्लास लेगा हर सब्जेक्ट के अंदर, तो उसका कोर्स आराम से फरवरी तक एंड हो जाएगा। मगर जो नर्स का नेट 1 दे रहा है, जो कि आईबीए का टेस्ट दे रहा है, जो लम्स का टेस्ट दे रहा है, वो चाहता है कि भाई उसका चूंकि टेस्ट आपके जनवरी में आना स्टार्ट हो जाएंगे, पाकिस्तान की तमाम बड़ी यूनिवर्सिटीज के टेस्ट जनवरी में स्टार्ट हो जाते हैं, नर्स का नेट 1 दिसंबर में एंड हो जाएगा। भाई नर्स का नेट 1 दिसंबर में एंड हो जाएगा, तो सारे नेट्स अगर आपने देने हैं तो नेट 1 देना कंपलसरी है। लम्स का एलकेट आपके पास दिसंबर जनवरी में आ जाता है, आईबीए का टेस्ट आपके पास जनवरी में आ जाता है, आपके पास यूईटी का राउंड नंबर 1 रमजानों से पहले उसकी अनाउंसमेंट हो जाएगी। पहले बता रहा हूं, मार्क कर लेना आज अपने पास कि भाई जनवरी एंड के अंदर यूईटी राउंड नंबर 1 के फॉर्म्स आ जाएंगे। सही है? दोनों राउंड आपने यूईटी के देने ना बेटा, एनटीएस हर महीने होता है। तो बताने का मकसद ये है कि भाई रेगुलर बच्चे को हमने ऑफर क्या करी कि आप वीकडेज की क्लासेस ले लो या वीकेंड की ले लो, और अगर आप चाहते हो कि आप दोनों लो तो कोई मसला नहीं है। अब कोई बच्चा बोले सर मैं तो दोनों क्लासेस लेना चाहता हूं, मैं सिर्फ कॉलेज जाता हूं तो मैं शाम की दोनों क्लासेस ले लूंगा, तो आपके ऊपर है, आपको अलग से कोई पैसे नहीं देने। अच्छा, जो बच्चा इंप्रूवर वाला है, अब इंप्रूवर वाला बच्चा अक्सर क्या कहता था, सर हम निगलेक्ट हो जाते हैं, सर हमने गैप ईयर लिया है, हमारे तो पूरे हफ्ते हम फ्री हैं। तो ऐसे बच्चे के लिए खास बात क्या है? ऐसे बच्चे के लिए खास बात यह कि वो दोनों की क्लासेस लेगा। ऐसे बच्चे के लिए खास बात क्या है? वो दोनों की क्लासेस भी लेगा और फिर इसके बाद इनकी प्रैक्टिस क्लासेस भी लेगा। तो ऐसे बच्चे को तो सर उठाने का टाइम नहीं मिलेगा कि वो बच्चा जो डिप्रेशन में जाता था ना, आज से पहले क्या होता था। अब देखो ये छोटी छोटी बातें जो हमें बहुत तरीके से मालूम है कि गैप ईयर का बच्चा, ये इंप्रूवमेंट वाला बच्चा, मेजॉरिटी बच्चा डिप्रेशन में रहता था कि वो जब दोस्तों की स्टोरियां देखता था, कोई नस्ट में, कोई जीआईके में, स्नैपचैट्स के ऊपर, इंस्टा के ऊपर, वो कहता था यार डिप्रेशन हो रहा है सर, ये देखिए इनका एडमिशन हो गया, मेरा नहीं हो सका। गैप ईयर लेना एक बहुत डिफिकल्ट डिसीजन होता है कि जब आप लोगों को आगे बढ़ता हुआ देख रहे होते हो और खुद आप उसी जिंदगी को उसी पॉइंट पे स्टक होते हो। तो हमने उनके लिए क्या खास बात करी? उनके लिए हमने दोनों क्लासेस रखी हुई है कि भैया फर्स्ट आप पर्टिकुलरली वीकडेज की क्लासेस भी लो, वीकेंड की क्लासेस भी लो, तो आपको सर उठाने की फुर्सत नहीं मिलनी चाहिए। हम आपको इतनी चीजें पढ़ाएंगे, इतनी तरीके से पढ़ाएंगे, इतने हमारे टीचर्स मेहनत करेंगे कि आप परेशान हो जाओगे कि सर इतनी मेहनत भी कोई कर सकता है, इतनी फीस के अंदर इस तरह की क्वालिटी भी प्रोवाइड कर सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब आपको दो बातें मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दी कि भाई मैंने हर सब्जेक्ट में ये होगा, फिजिक्स में भी ये होगा, इंग्लिश में भी होगा, जिन यूनिवर्सिटी में केमिस्ट्री कंप्यूटर आती है वहां पे भी ये होगा कि आपको वीक डेज पे अलग प्रोफेसर की क्लास मिलेगी, वीकेंड पे अलग मिलेगी। और बात यहाँ पे खत्म नहीं हुई, बात अब आगे बढ़ेगी। इसके बाद क्या होगा कि भाई लेट सपोज आपके हैं मैथ्स के प्रोफेसर सर आफ्ताब। सर आफ्ताब इज अ वेरी रिनोन मैथमेटिक्स प्रोफेसर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के बड़ा मशहूर कॉलेज है, कॉमिक्स कॉलेज, जहाँ पे वो एचओडी मैथमेटिक्स के अल्हम्दुलिल्लाह मेरी टीम के अंदर वो मौजूद हैं और बहुत ही एक सीनियर प्रोफेसर है। तो बताने का मकसद है कि लेट सपोज सर आफ्ताब आपको एनालिटिकल ज्योमेट्री पढ़ा रहे हैं। अब जो भी क्लास के अंदर आपको टीचर पढ़ाएगा, अब जरा टीचिंग का मेथड समझिएगा। ये क्लास के अंदर लेट सपोज आपको पढ़ाई जा रही है एनालिटिकल ज्योमेट्री, तो टीचर ने जब एनालिटिकल ज्योमेट्री आपको पढ़ाई तो भाई साथ साथ टॉपिकल पास्ट पेपर और साथ साथ प्रैक्टिस शीट के एमसीक्यूज वो आपको क्लास के अंदर रैंडमली सॉल्व करवाएंगे। उसके बाद वो प्रैक्टिस शीट आपको जो भी टॉपिक पढ़ाया उसकी प्रैक्टिस शीट प्रोवाइड कर दी जाएगी। जब प्रैक्टिस शीट प्रोवाइड कर दी जाएगी तो अगले हफ्ते एक दिन उसी की क्लास कंडक्ट होगी जिस क्लास के अंदर हमारे तीसरे प्रोफेसर मौजूद होंगे, और ये प्रोफेसर भी हमारे बड़े सीनियर प्रोफेसर हैं। अब हर सब्जेक्ट में डिफरेंट होंगे, तो भाई ये जो प्रोफेसर होंगे जो प्रॉपर्ली किसी कॉलेज के अंदर मौजूद है, ये नहीं कि मैंने कॉलेज के और यूनिवर्सिटीज के बच्चे को लगा दिया है भाई फीस
टेस्ट ले रहे हैं 80,000 रुपए और यूनिवर्सिटी के बच्चे पढ़ा रहे हैं। भाई ये नस्क के और ये यूवीटी के बच्चे हमारे पास ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह आ रहे होते हैं, तो हमें रख लें अपने पास। तो प्रॉपर प्रोफेसर जो कि ए लेवल्स ओ लेवल्स के अंदर या डिफरेंट अकेडमीज के अंदर या डिफरेंट किसी इदारे के अंदर बड़े अरसे से मुंसलिक हैं, ये तीसरे प्रोफेसर होंगे जिनका काम है टेस्टिंग के लिए टेस्टों को बनाना, तमाम टेस्टों को डिजाइन करना, प्रैक्टिस क्लास कंडक्ट करना, और उस प्रैक्टिस क्लास के अंदर जो टॉपिक आपको सर आफ्ताब ने या प्रोफेसर हाशिम ने या किसी भी आपके वाइस वर्सा टीचर ने आपको समझाया पढ़ाया, उसकी प्रैक्टिस शीट प्रोवाइड करी, उस प्रैक्टिस शीट के तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व करवाना विद दी शॉर्टकट्स। ना सिर्फ ये बल्कि उसका जो टेस्ट कंडक्ट होगा उस टेस्ट की क्लास भी ये सर कंडक्ट करेंगे, जिनका काम ये होगा कि उस टेस्ट में जितने क्वेश्चंस आए थे उनको ट्रिक्स के ऊपर सॉल्व करवाना। सो दैट्स हाउ वी आर प्रोवाइडिंग द क्वालिटी एजुकेशन। भाई कोई तो रीजन है ना यार, कहने को बहुत आसान है, अगर हम 40,000 रुपए फीस भी रखें हमारा बच्चा आएगा अल्हम्दुलिल्लाह, हमें पता है, हमें मार्केट गैप का पता है, हमें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की बड़ी ज़ात से उम्मीद है कि जिस तरह की हम क्वालिटी प्रोवाइड करें 40,000 रुपए भी आएगा, मगर हमने ऑलरेडी बड़ी मिनिमल फीस रखी हुई है और उसके ऊपर हम आपको क्वालिटी दे रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में कोई इदारा ऐसा बता दो जो आपके साथ ही काम कर रहा हो। लाइव क्लासेस में 3 प्रोफेसर को एंगेज करना, तो भाई पहले प्रोफेसर, दूसरे प्रोफेसर और तीसरे प्रोफेसर टेस्टिंग के। आपको लग रहा होगा सर बस इतना सा, नहीं, इतना नहीं, और भी है। और क्या है, इसके अलावा आपके हर सब्जेक्ट के सपोर्टेड व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं, डाउट टीम्स होती हैं। अच्छा, सपोर्टेड व्हाट्सएप ग्रुप में क्या होता है, आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, कोई आपकी मसले मसाइल है, कोई क्वेरी है, आप वहां पे पूछोगे। लेट सपोज आप खुद से कोई पेपर सॉल्व कर रहे थे, आपको वहां पे किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हुई, तो आपने उस क्वेश्चन को वहां पे टैग कर दिया, आपकी वहां पे हर सब्जेक्ट की डाउट टीम अलग मौजूद है, डाउट टीम आपके पास अलग मौजूद है, जिसका काम ये है आपको रिस्पॉन्ड करना। ये हमारे पास डाउट टीचर्स अलग होते हैं, जूनियर लेवल टीचर्स होते हैं, ये अलग है, ये प्रोफेसर लेवल नहीं, मैं ओपनली आपसे सच्ची बात करूंगा, ये जूनियर लेवल टीचर्स हैं जो कि हमारे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर बैठे होते हैं, यूनिवर्सिटी से फारिग तहसील है, मगर इनका इतना तजुर्बा नहीं होता, मगर ये प्रॉपर टीचर्स हैं भाई। ये नहीं कि मैंने ऐसी कोई मजाक मस्ती में नर्सरी का बच्चा लगा दिया, नहीं, ये प्रॉपर टीचर्स हैं, मगर ये प्रोफेसर लेवल नहीं है, ये तीनों प्रोफेसर लेवल है। तो जो टीचर्स होते हैं इनका काम क्या है, आपके डाउट्स को रिजॉल्व करना, प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करना, क्वेरीज को रिजॉल्व करना। यहां पे डाउट टीम हमारी टोटली डिफरेंट है और ये प्रॉपर टीचर्स है भाई। मैंने जो आपसे कहा ना प्रोफेसर नहीं है, मगर टीचर्स तो प्रॉपर लेवल के टीचर्स हैं भाई, जिनका कई कई साल का तजुर्बा है इसी चीज के ऊपर, जो डाउट टीम्स के ऊपर। अल्हम्दुलिल्लाह हम ये क्वालिटी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ये मैंने सिर्फ मैथ्स की मिसाल दी है, फिजिक्स में यही काम होगा, केमिस्ट्री में यही काम होगा, इंग्लिश में यही काम होगा, फिजिक्स में यही काम होगा, आपके पास क्वांटिटेटिव में यही काम होगा, बिजनेस मैथ्स में यही काम होगा, बिजनेस इंग्लिश में काम हो रहा होगा। तो ये हर चीज आपको हम प्रोवाइड करेंगे इस पैटर्न के ऊपर। दैट्स द रीजन कि हमारी हर जगह पे पोजीशन है। इसलिए मैं आप लोगों को एजुकेट करता हूं कि भाई कोई इदारा अगर 80,000 रुपए चार्ज करे तो उससे जाके पूछो 80,000 रुपए में किस कहां पोजीशन आई है, क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करो। क्या सर हाशिम जैसी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हो, आईएमआई शायद करेंगे, नहीं हम तो एक ही टीचर है, फिर रिकॉर्डेड लेक्चर से कोर्स पकड़ा देते हैं वो सारे के सारे आपको, उसके बाद भी उनके पास कोई पोजीशन नहीं है, एनईडी में सिर्फ एक पोजीशन होगी, तो जाके तो भाई आपके माँ बाप को चाहिए आप जाके उनसे क्वेश्चन पूछें कि भाई क्या रीजन है, आप इतनी फीस भी चार्ज कर रहे हो फिर भी आपकी नर्स में 170 प्लस स्कोर नहीं है, इतनी पैसे चार्ज करो, यूईटी के अंदर पोजीशन नहीं है, जीआईके में पोजीशन नहीं है, फास्ट में पोजीशन नहीं है, आईबी में पोजीशन नहीं है, सिर्फ एक यूनिवर्सिटी में अगर पोजीशन आई हुई है तो भाई कोई खास इदारा नहीं है। वो बताने का मकसद क्या है कि भाई आपको चीज समझनी पड़ेगी। तो हमारा स्केड्यूल हर सब्जेक्ट में ऐसी होगा, वीक डेज का अलग, वीकेंड्स का अलग। तो भाई ताकि अच्छा अगर कोई बच्चा कहता है सर मुझे दोनों की क्लासेस लेनी है, सर मैं रेगुलर स्टूडेंट हूं, दोनों लेनी है, तो आप दोनों ले सकते हो, कोई मसला नहीं है। हमारे तमाम टीचर्स बेसिक टू एडवांस लेवल पे पढ़ा रहे होते हैं। अब काफी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो प्री मेडिकल बैकग्राउंड के होते हैं, जो एडिशनल मैथ्स का एग्जाम दे रहे हैं या नहीं भी दे रहे, तो प्री मेडिकल के काफी सारे बच्चे हमारे पास होते हैं जो नस को टारगेट कर रहे हैं। अब वहां पे एडवांस लेवल मैथमेटिक्स है, तो भाई हमारे तमाम टीचर्स को हिदायत होती है कि आपने बेसिक टू एडवांस लेवल पे जाना है। हमें ये बात मालूम है कि बच्चा भी सेकंड ईयर में बैठा हुआ है। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं सेकंड ईयर में भी डेरिवेटिव नहीं पढ़ा। लेट्स सपोज अगर हम डेरिवेटिव पढ़ा रहे हैं तो हम पहले आपको वो टॉपिक एक्सप्लेन करेंगे, फिर उसके प्रैक्टिस एमसीक्यूज करवाएंगे, फिर उसके बाद एडवांस लेवल कॉन्सेप्ट पे जाएंगे, फिर एप्टीट्यूड लेवल के ऊपर जाएंगे, तो आपको हम प्रॉपर्ली उसका कॉन्सेप्ट देंगे। अब जैसे ए लेवल्स का बच्चा है, ए लेवल्स का जो बच्चा है मेरा बड़ा फेवरेट बच्चा है, इस बच्चे ने सीक्वेंस सीरीज नहीं पढ़ी, इस बच्चे ने मैट्रिसेस नहीं पढ़े हुए, इस बच्चे को एफएससी की मैथ्स का इतना आइडिया नहीं है, तो हम इस बच्चे को कैटर आउट कर रहे हैं क्योंकि भाई प्री मेडिकल का बच्चा जैसे ये बच्चा है, क्योंकि एफएससी की मैथमेटिक्स वो डिफरेंट है, ए लेवल्स की मैथमेटिक्स डिफरेंट है, वहां पे कैलकुलेटर भी अलाउ है। अब वहां के बच्चे को ज्यादा डिफिकल्टी होती है एफएससी मैथ्स में, तो भाई हमारे तमाम टीचर्स बेसिक टू एडवांस लेवल पे जा रहे होते हैं। अब देखो हर बच्चे की कोई खास बातें, अभी बातें कोई और नहीं बताएगा कि जैसे जो एफएससी का बच्चा है वो ज्यादा अच्छा है अपने जो आपके पास एनालिटिकल के सब्जेक्ट्स हैं उनके अंदर, एनालिटिकल के अंदर एडवांस मैथ्स वगैरह में बच्चा ज्यादा अच्छा होता है। जो ए लेवल्स का बच्चा है ना वो थिंकिंग प्रोसीजर के कॉन्सेप्ट का ज्यादा अच्छा है, वो ज्यादा अच्छा है फिजिक्स केमिस्ट्री में, वो ज्यादा अच्छा है क्वांटिटेटिव के अंदर, ये जो वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ओ लेवल्स में से पढ़े हुए होते हैं, हमें ये बातें मालूम है, तभी हमारे पास जितने टीचर्स होते हैं वो बेसिक टू एडवांस लेवल पे जाते हैं ताकि हर बच्चा कैटर आउट हो सके, हर बच्चे की तैयारी उसके पेस के ऊपर हो सके। इसके बाद आपको हर चैप्टर के चैप्टर वाइज टेस्ट अलग कंडक्ट होते हैं, थाउजेंड्स ऑफ
एमसीक्यूज के सॉल्यूशन आपको अलग मिलते हैं, यूनिवर्सिटीज की मैराथन आपको अलग मिलती है बैचेस के अंदर। तो भाई ये फैसिलिटीज यूट्यूब पे नहीं मिलती। यूट्यूब पे ऑब्वियसली मैं मेहनत करता हूँ, मैंने बड़ी मेहनत करी, 6 साल लगाए हैं मैंने यूट्यूब के ऊपर, मजाक थोड़ी है, एक बड़ी मेहनत है मेरी। इन्हीं बैच के जो लेक्चर होते हैं मैं अक्सर कार्टन पीटी करके उसको डालता हूँ जब मेरा मूड होता है, जब नहीं मूड होता नहीं डाल पाते, इतना बिजी होता हूँ भाई। मैं डायरेक्टर हूँ अपने इंस्टीट्यूट के अंदर, तो 10 चीजें होती हैं जो मुझे मैनेज करनी है, पूरी टीम मुझे मैनेज करनी है। मेरी टीम के अंदर 22 लोग काम कर रहे हैं सोशल मीडिया टीम के ऊपर। देन फिर मार्केटिंग है, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट मार्केटिंग है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने जो तालीम हासिल की मैं उसको इस्तेमाल कर, अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं सर आपने यूएस से तालीम हासिल की क्या फायदा हुआ? भाई मेरा फायदा हुआ इंजीनियरिंग मैनेजमेंट, मैंने उसको मैनेज कर रहा हूँ अपने काम को भाई। तो पॉइंट इज दैट तालीम कभी बेकार नहीं जाती जिंदगी में। तुम कोई भी तालीम हासिल करोगे, तालीम लाजमी हासिल करो, वो तालीम कभी बेकार नहीं जाएगी। खुदारा मैच्योर हो जाओ, आपके माँ बाप आपको मजबूर नहीं करने चाहिए पढ़ाई करने के लिए। आपके अंदर खुद ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग होनी चाहिए कि अगर मुझे अपनी किस्मत को बदलना है तो तालीम वो जेवर है जो आपको हासिल करना है। मैं ये बातें बहुत करता हूँ, देखो ये वाली बातें कोई टीचर आपसे नहीं करेगा। लोग आएंगे, पैसे लेंगे, पढ़ा के चले जाएंगे, तुम कामयाब हो जाओगे, तुम्हारे गले में हार डालेंगे, निकल जाएंगे। मगर जो बच्चा नाकाम हो जाता है कोई उसकी बात नहीं करता। मैं आपकी बात करता हूँ, मैं जानता हूँ कि जो गैप ईयर का बच्चा है वो ज़्यादा परेशान होता है, और जो बच्चा भी रेगुलर में बैठा हुआ है, इनमें से अक्सर बच्चा ऐसा होता है जिसके बड़े बड़े ख्वाब होते हैं। तुमने अगर उन ख्वाबों को पाना है उसके लिए मेहनत करनी है बेटा। देखो उसके लिए कोई दोस्त तुम्हारे काम नहीं आएगा, कोई पर्सनल लाइफ में तुम्हारी जो ये फ्रेंडशिप्स है ना, जो फ्रेंडशिप्स है उल्टी सीधी, ये कोई काम नहीं आएगी। कोई फैमिली फ्रेंड आप पे काम नहीं आएगा, कोई रिश्तेदार काम नहीं आएगा। दुनिया की तल हकीकत तो ये है कि माँ बाप भी एक अरसे के बाद छोड़ के चले जाते हैं। ऐसी बात हर एक को जाना है। तो बताने का मकसद क्या है? बताने का मकसद ये कि बेटा अपने लिए स्ट्रगल खुद से करनी पड़ती है। जो माँ बाप की अगर बिलियन डॉलर्स की एम्पायर भी है ना, वो भी खत्म हो जाएगी एक दिन अगर तुम्हें मैनेज करना नहीं आता। तो आपको लगता है बहुत आसान होता है, नहीं बहुत आसान नहीं होता। इसके लिए एफर्ट्स करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप लेट सपोज लैया में रहते हो, अगर लैया से जिंदगी भर तो नहीं रहना ना, लैया से निकलना है, चार सद्दा में रहते हो, चार सद्दा से निकलना है ना बेटा, सबाबी में रहते हो, सबाबी से निकलना है कि नहीं निकलना। आप लेट सपोज आप रहते हो चीचा मलिया के अंदर, तो भाई आप या थर पार्कर में रहते हो, आप कराची के औरंगी टाउन में रहते हो हैं, तो वहां से अगर निकलना है तो उसके लिए एफर्ट्स करनी है भाई। वो एफर्ट्स कोई आपको नहीं करेगा। आप यकीन मानो, मैंने औरंगी टाउन के बच्चे को 100% स्कॉलरशिप के ऊपर यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो के अंदर रोल्स रॉयस की स्कॉलरशिप उसको मिली थी। वन ऑफ माई वेरी क्लोजेस्ट फ्रेंड, कभी सर्च करना लिंक्डइन के ऊपर जाके उसामा उमर, उसकी कभी स्टोरी पढ़ना, मैं बताऊंगा स्टोरी उसकी। मैंने जिस जमाने में यूट्यूब स्टार्ट किया था, मेरे पास रोते हुए आया था बंदा, उसने कहा था यार मैं अफोर्ड नहीं कर सकता एप्टीट्यूड साइट को। तो आपने बड़ा अच्छा काम किया हाशिम भाई। ये बताने का मकसद क्या है? बताने का मकसद ये कि भाई मैंने ऐसे ऐसे लोगों को तालीम के ऊपर बदलते हुए देखा, आप सोच नहीं सकते। औरंगी टाउन से निकला था बच्चा, औरंगी टाउन से, और उसने दुनिया बदल दी। आज वो रोल्स रॉयस की 100% स्कॉलरशिप के ऊपर बैठा हुआ है। उसका तो मास्टर पीएचडी उसका कंप्लीट भी हो गया। उसका पीएचडी था एयरबस 360 के अंदर एक टेक्निकल फॉल्ट होता है रिगार्डिंग द इमिशन ऑफ, इट वाज समथिंग लाइक द इमिशन ऑफ सम सीट का, या कोई पता नहीं कोई टेक्निकल फॉल्ट था। वो दुनिया का सॉलिड वर्क्स का तीसरे नंबर पे चैंपियन हुआ था। जब वो सॉलिड वर्क्स का चैंपियन बना था, उसको सॉलिड वर्क्स ने एयरपॉड्स, बैग और बहुत सारे गैजेट्स भेजे थे। तो भाई बता क्या इशू है इसका बताने का? देखो आपके माँ बाप अगर आज भी आपको फोर्स करते हैं पढ़ाई करने के लिए, कब पढ़ेगा कब पढ़ेगा, क्या कर रहा है, ये गलत है। आपको खुद से पढ़ना है। आप आज मैच्योरिटी के लेवल के ऊपर आ चुके हो, आसान भाषा में आप बलोगत की उम्र के ऊपर हो, यानी कि इंसान उस वक्त बालिग हो चुका होता है। आप उस एज के ऊपर अब बात समझो। माँ बाप कभी आपके पीछे नहीं पड़ सकते भाई। आपने खुद मालूम होना चाहिए आपको तालीम कब हासिल करनी है, कब नहीं हासिल करनी। देखो मैं अपना गला इतना सुखाता हूँ, मैं चाहता हूँ कौम का बच्चा पढ़े, मैं चाहता हूँ इस कौम के बच्चे को तालीम मिले। अपनी तरफ से जितना मैं कर सकता हूँ मैं करता हूँ। मैं अपनी तरफ से बेस्ट दे रहा हूँ यार, मैं अपनी तरफ से इसमें इससे बेस्ट शायद मैं बहुत अच्छा पाकिस्तान से बाहर जाकर रह सकता था, मेरे पास आज भी वो ऑफर्स मौजूद हैं। बट अगर मैं इस कौम के बच्चे को एजुकेट कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि बच्चा आगे जाए, आगे बढ़े, उसके लिए बेसिक चीज़ तालीम है, और उस तालीम को हासिल करना बहुत ज़रूरी है। खुदारा उस पर जाओ, वो चीज़ बड़ी आपकी हेल्प करेगी इंशाल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल। खैर एक और चीज़ बताने का मकसद क्या है? अच्छा आप वापस आते हैं। हमारी जो लाइव क्लासेस होती हैं ना बेटा, ये पोर्टल के ऊपर होती हैं। अच्छा हमारी लाइव क्लासेस स्मार्ट बोर्ड पे कंडक्ट होती हैं। आप बोलोगे सर ये क्या टेक्नोलॉजी है? तो भाई दुनिया के अंदर अब है स्मार्ट बोर्ड का ज़माना अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमने इस एडटेक सेक्टर के अंदर सबसे एडवांस लेवल के ऊपर हमारी क्लासेस हैं। हमारी 99% क्लासेस स्मार्ट बोर्ड पे हैं। सिर्फ 1 से 2 क्लासेस, वो भी इस वजह से क्योंकि हमारे स्मार्ट बोर्ड्स, मल्टीपल स्मार्ट बोर्ड, एक स्मार्ट बोर्ड बहुत एक्सपेंसिव आता है, 3 मिलियन तक कॉस्ट आती है उसकी। आप ये सोचो यार, हम जो फीस आपसे ले रहे हैं ना, उस पर हम कितना ज़्यादा आप पे लगा रहे हैं, कितना ज़्यादा। मैं आपको चैलेंज करने को तैयार हूँ, पूरे पाकिस्तान में कोई दायरा जो 80,000 रुपये भी फीस ले रहा होगा ना, अगर वो आपको फैसिलिटी दे रहा है तो आप मुझे बताओ, मैं आपको उससे बेहतर फैसिलिटी दे दूंगा। कोई ऐसी फैसिलिटी जो आपको हमारे पास ना मिले, आप सिर्फ आके हमें बताओ, मैं आपको वो फैसिलिटी गारंटी देता हूँ, प्रोवाइड करने को तैयार हो जाऊंगा अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाई हमने स्मार्ट बोर्ड्स अपने पास लगवाए हुए ऑफिस के अंदर, जहां से हमारी तमाम टीचर्स की टीम क्लासेस लेती है। सिर्फ 2 क्लासेस या 3 क्लासेस आपकी स्मार्ट बोर्ड पर नहीं हो रही, क्योंकि हमारे स्मार्ट बोर्ड अभी मैक्सिमम कैपेबिलिटी के ऊपर यूटिलाइज्ड हो रहे हैं ऑलरेडी। अच्छा इसके अलावा आपकी लाइव डाउट क्लासेस होंगी। इसके अलावा आपकी जो भी क्लास, अच्छा अगर कोई भी क्लास आपकी मिस होती है, लेट सपोज आप कहते हो सर मुझे सिर्फ वीकेंड की क्लास लेनी है, मगर मैं वीकडे की क्लास की रिकॉर्डिंग जरूर लूंगा, तो भाई जैसे ही आपकी क्लास खत्म होती है ना, ऑटोमेटिकली
हमारी जो क्लास की रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाती है पोर्टल के ऊपर, एप्लीकेशन के ऊपर। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एडटेक का काम है, क्योंकि एडटेक सेक्टर हमारे पास पूरी प्रॉपर हमारी एलएमएस पोर्टल्स हैं और एप्लीकेशन है। तो उसके ऊपर होता है कि जैसी क्लास खत्म होती है ऑटोमेटिकली आपकी क्लास 1 सेकंड का वेट भी नहीं होता, अपलोड हो जाती है। 1 सेकंड का वेट भी नहीं होगा, डायरेक्टली अपलोड हो जाएगी। इसके अलावा क्लास नोट्स वगैरह, अच्छा जो प्रैक्टिस मटेरियल सब हम प्रोवाइड करेंगे आपको। अच्छा प्रैक्टिस मटेरियल जितना भी होगा सारा का सारा हम प्रोवाइड करेंगे, आपको अलग से कोई पेमेंट नहीं करनी। ये पूरे साल की पेमेंट होती है, जब तक जुलाई 2026 अगस्त 2026 तक की पेमेंट है। पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटी तैयारी, तो इसलिए हम इसके अंदर स्लोगन यूज करते हैं, one batch for all universities. If you are applying for any engineering university of Pakistan, तो you will come in under the ECAT category. If you are applying for any medical and dental colleges of Pakistan, जो MD CAT के बच्चे, हमारे MD CAT के बैचेस अलग होते हैं, जिसमें MD CAT की हम तैयारी, AKU की तैयारी, आगा खान यूनिवर्सिटी जो पाकिस्तान की बेस्ट यूनिवर्सिटी MD CAT के अंदर, इसके अलावा नम्स की तैयारी, RU मेडिकल कॉलेज की तैयारी, इसके अलावा चाहे वो खैबर मेडिकल कॉलेज हो, किंग एडवर्ड हो, फातिमा जिन्ना हो, डॉ हो, SMC हो, लियारी मेडिकल कॉलेज हो, एंड सो ऑन। तो MD CAT की हमारी टोटली अलग क्लासेस होती हैं, उनके अलग टोटली हमारे बैचेस होते हैं। सेम गोज फॉर अगर आप बिजनेस यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हो, IBA की, लम्स की, हबीब की, LSE की, लाहौर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की, या फिर आप तैयारी करो CBM की, या आप तैयारी करो KSBL की, तो इनके हमारे बैचेस टोटल डिफरेंट होते हैं, इनकी टीचर्स की टीम टोटल डिफरेंट होती है। आपको हर चीज हम प्रोवाइड करेंगे, चाहे आप क्वांटिटेटिव मैथ्स के ऊपर आ रहे हो, फिजिक्स के ऊपर आ रहे हो, मैथ्स में आ रहे हो, इंग्लिश में आ रहे हो, केमिस्ट्री में आ रहे हो, बायो पे आ रहे हो, यानी कि आप जिस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो ना, आप उनकी फीस पे अप करो। तो आप लेट सपोज इंजीनियरिंग की तैयारी करो, आप ECAT के लिए फीस पे करो, उसकी 7,500 रुपये फीस है। आप MD CAT की तैयारी करो, आप उसकी फीस पे करो, 7,500 रुपये उसकी फीस है। आप बिजनेस यूनिवर्सिटी तैयारी करो, आप उसकी फीस पे अप करोगे। इसके अलावा कंप्लीट पोर्टल का एक्सेस मिलता है, क्लास नोट्स मिलते हैं। इसके अलावा सबसे बढ़ के चीज़, मैं वो तमाम चीज़ें अपने बैच के बच्चों को ज़्यादा प्रोवाइड करता हूँ जो मैं कहीं और प्रोवाइड नहीं करता, अल्हम्दुलिल्लाह। भाई यूट्यूब पे जो हमारे लेक्चर्स होते हैं ना मेरे, वो बैच के जो लेक्चर्स होते हैं उनमें काट पीट कर मैं डालता हूँ, मगर जब फ्री होता हूँ मैं डालता हूँ भाई। जैसे अभी फ्री नहीं चल रहा था, नहीं डाल पा रहा भाई, नॉर्मल सी बात है। तो बैच के बच्चों को सारा एक्सेस मिल रहा होता है अल्हम्दुलिल्लाह। सेकंड नंबर के ऊपर क्या डिफरेंस है यूट्यूब पे और इसके ऊपर, भाई यूट्यूब पे आपको ये फैसिलिटी नहीं मिल रही। मैंने इतनी जो पॉइंट्स गिनवाए हैं ना, आपके कोई टेस्ट नहीं यूट्यूब पे हो रहा। यहाँ पे टीचर्स की प्रॉपर्ली टीम है, जिनकी महीने की सैलरी लाखों के अंदर है, जिनका काम ही सिर्फ आपको टेस्ट लेना है। यहाँ पे हमारे पास प्रोफेसर्स की जो टीम है, उनकी सिर्फ सैलरीज ही लाखों के अंदर, इनका काम आपको क्लासेस कंडक्ट करवाना है। तो दैट्स द रीजन कि भाई फ्री एजुकेशन के अंदर और एक मिनिमल फीस के ऊपर कि हम क्या क्या आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। हम आपको जो क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, मैं आपको गारंटी देने को तैयार हूँ, आपको पूरे पाकिस्तान के अंदर लाखों रुपए पे भी नहीं मिल सकेगी, मेरी आपसे ये वादा है। अब फीस जो हम चार्ज कर रहे हैं, ये बिल्कुल फीस अवेलेबल हम कर नहीं सकते, क्योंकि यार ऑब्वियसली ऑफिस का एक रेंट होता है, चीज़ों का एक रेंट होता है, टीचर्स की कॉस्टिंग का रेंट है, बोरिंग का रेंट है, पानी का रेंट है, बिजली का रेंट है, FBR के टैक्सेस हम पे लगे हुए भाई। इसके अलावा हर चीज़ की ऑब्वियसली कॉस्ट होती है। तो हमने ऑलरेडी जितनी हद तो इम्कान कम कीमत हमने वो यहाँ पे हम चार्ज कर रहे हैं। बाकी ये कि मैं आपको गारंटी देने को तैयार हूँ, अगर आप में से कोई बच्चा कहता है सर फलाने इदारे के अंदर हमें ये फैसिलिटी मिल रही है, मैं आपको वो फैसिलिटी प्रोवाइड कर दूंगा, कोई मसले की बात नहीं है इसी फीस के ऊपर। तो हमारी इस साल की जो फीस 7,500 रुपये है। सबसे बड़ा फायदा इस बैच के अंदर आपको ये मिलता है कि जब तक आप इसके बाद भी जो बैचेस स्टार्ट हो रहे होते हैं, आपको उनका एक्सेस भी मिल रहा है। इसके अलावा हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि क्लास में सोने की आपको रिकॉर्डिंग मिल रही होती है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि भाई कोर्स आपका एक दफ़ा दिसंबर में फिनिश होगा, फिर मार्च और फेब के अंदर हो रहा होगा, इस तरीके चलता जाएगा। और जब तक MD CAT के जो बच्चे हैं, अगर आपका कोई दोस्त MD CAT के, उसको लाजमी बताइएगा, जब तक MD CAT 2026 का टेस्ट नहीं हो जाएगा, तब तक आपको मल्टीपल टाइम कोर्स रिवाइज करवाया जाता रहेगा। सही नहीं, ध्यान में रखिएगा। अच्छा भाई, तो ये हमारी पूरी की पूरी सिनेरियो होता है जो मैंने आपको बहुत डिटेल में डिफाइन करा। मैं उम्मीद करता हूँ कि सारी बात समझ में आई होगी। इंशाल्लाह ताला अज़्ज़ व जल आपसे क्लासेस के अंदर मुलाकात होगी। जज़ाकल्लाहु खैर, थैंक यू सो मच। हाशिम ज़िया साइनिंग ऑफ।